भाई क्या है भैया? Hello and welcome to the new episode of Ask Ganji Swag. Happy New Year to you all. किसी ने rightfully comment किया था last episode में कि this is the last Ask episode of 2025. However, अभी भी 31 दिसंबर है. न्यू ईयर्स में भी 4.5 घंटे बाकी हैं and I'm recording. So technically not the last, but last being recorded. Yes, so आप लोग इसको hopefully 2026 में देखेंगे. I hope आपका न्यू ईयर अच्छा गुजरा हो. All I see people around, ज़्यादातर लोग मलेशिया गए हैं on my list, बाकू गए हैं, दुबई भी कुछ लोग गए हैं बट दुबई का चार्म अब वो नहीं रहा बिकॉज एवरीबडी नोज इट्स अ मेस ऑन न्यू ईयर्स. दोपहर 2 बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है एंड वीव सीन ऑल द फुटेज. बाकी वीज़ा भी नहीं दे रहा दुबई, सो ये भी एक रीज़न है. एंड या आई होप आपका 2025 अच्छा गुजरा हो. एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, सब अपना रैप्ड डाल रहे हैं अभी. होपफुली मेरा भी कुछ ना कुछ बना के एडिटर भेज देगा, मैं भी कुछ ना कुछ डाल दूंगा. सो व्हेन यू सी ऑल ऑफ दैट, आपको बहुत कंप्लीशन नज़र आएगी दूसरों की ज़िंदगी में. एंड यू नो, इफ़ यू आर एट स्ट्रगलिंग स्टेज ऑफ either your relationship or your professional life or your academic career, so do not feel bad, do not feel incomplete because you're in the building stage of things. ज़रूरी नहीं है जिस तरह साल 1 जनवरी को शुरू होकर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, डजेंट मीन कि आपकी भी एक जर्नी जो है वो 1 तारीख को शुरू होगी और 31 को ख़त्म होगी. इंसान कैलेंडर का मोहताज नहीं है और हमारी ज़िंदगी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलती उस तरह. कुछ लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ लोगों को साल लग जाते हैं, बट सबकी अपनी अपनी जर्नी है. सो डू नॉट फील बैड व्हेन यू लुक एट समवन्स लाइफ फुल ऑफ ट्रैवल्स. किसी का इंस्टाग्राम रैप्ड होगा कि भाई पूरा साल ही उन्होंने कंट्री हॉपिंग की होगी, किसी ने बहुत सारे पैसे बनाए होंगे, किसी ने गाड़ी अपग्रेड की होगी, किसी ने घर अपग्रेड किया होगा, किसी की ज़िंदगी में कोई और दूसरा इंसान आया होगा, वगैरह वगैरह. दैट डजंट मेक यू इनकम्प्लीट. दैट जस्ट मेक्स यू समवन हु इज़ ऑब्जर्विंग समवन एल्सेस लाइफ फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड minding your own journey at the same time. So do not feel bad. It's a process, and sometimes the processes take years and years to show results. Yeah. So basically, घबराइएगा नहीं. दूसरा, आई होप आप लोगों का हफ्ता अच्छा गुजरा होगा. माइन वॉज गुड. लिल स्वैग के बाल कट गए हैं फाइनली 3 साल बाद, पता नहीं 3 साल 2 साल बाद. बट या दे वर लाइक रियली डिफिकल्ट टू मैनेज नाउ. और उसको ज़ाहिर है रोज़ सुबह तकलीफ होती थी ब्रश करते हुए. खुद तो खैर वो नहीं करता था, जब भी उसकी माँ कराती है तो ही वुड फील पेन. सो मैंने यार अब कटा दो उसको. सो या ही लुक्स लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन नाउ, विच इज़ फनी एंड वेरी चैटी माशाल्लाह. एंड या वी आर हैविंग अ गुड टाइम. We went to the grave today again. उससे मुझे याद आया, पिछले हफ्ते एक सवाल था कि he seems disinterested, very boring episode. सॉरी मैडम, मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे. गलती की उन्होंने फौत होके. आपके एंटरटेनमेंट के लिए उनको और ज़िंदा रहना चाहिए था कि मैडम जो है वो महसूस हो सके और मेरा मूड अच्छा रह सके. सो ऑन बिहाफ ऑफ माई डेड फादर आई एम रियली सॉरी. उनको वक्त से पहले, आपके एंटरटेनमेंट के वक्त से पहले नहीं जाना चाहिए था इस दुनिया से. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बाकी देयर वर काउंटलेस मैसेजेस ऑफ एंड कमेंट्स ऑफ कंडोलेंसेस. सो आई वुड लाइक टू thank you all for your kind words, your heartfelt messages. I received them all, I read them all. सब पे रिएक्ट ना कर पाया हूँ मैं, जितनों पे कर सकता था मैंने ज़रूर किया. A lot of people who are on my contact list got to find out through the episode because they are not on my socials. वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते और वो उनको भी एपिसोड से ही पता चला, विच इज़ फेयर. हर बंदा आपको हर जगह फॉलो नहीं कर सकता और ना ही करता है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. सो अभी तक कंडोलेंस का तांता चल रहा है. अ लॉट ऑफ कंडोलेंस केम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर और फ्रॉम अक्रॉस द रिलीजन. यू नो, हिंदूस तो यहाँ भी रहते हैं, तो यू नो ओम शांति ओम के मैसेजेस बहुत थे. बट द थिंग इज, आई कांट रीड ओम शांति ओम विदाउट द ट्यून रिंगिंग इन माई हेड. So that was kind of a weird mix, but thank you so much for all for that as well. Comments section जो मैंने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा, कुछ लोगों ने अग्री किया कि हाँ यार सही किया, नहीं पढ़ा, हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना चाहिए. But there were a lot of people who were like, no, we need the comments, so I think we need to bring it back, but like a little speedy. बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, so do that, and appreciate your support on Patreon. जहाँ पे एड फ्री वीडियो जाती है. अगर आपको लगता है वीडियो में बीच में बहुत एड्स आते हैं, सॉरी, मगर एक एड फ्री लिंक अलग बनता है जो कि पेट्रियन के मेंबर्स को हर हफ्ते पहुंचा दिया जाता है, एंड दे गेट टू एंजॉय द एपिसोड
प्रीमियम लेवल पे. सो इफ यू वांट दैट यू कैन सपोर्ट दिस चैनल. एंड फिर चलते हैं कमेंट्स की तरफ जल्दी जल्दी. सो बदर जहांगीर कहते हैं सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर. जुनैद भाई मे ही रेस्ट पीस एंड गिव यू एंड योर फैमिली सबर इन दिस ट्राइंग टाइम. जगरूप कहते हैं लास्ट गंजी स्वैग ऑफ 2025. प्रणव तलवार कहते हैं आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एन एपिसोड एनी टाइम सून. आई होप यू गेट ऑल द स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस टाइम. लव एंड पीस. थैंक यू. सैयद मोहम्मद साद कहते हैं जुनैद भाई सॉरी आई वाजंट एबल टू अटेंड योर फादर्स जनाजा. आई हैड एवरीथिंग लाइंड अप बट टू बी एट द फ्यूनरल but I couldn't make it. अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे. आमीन. You are the only creator I listen to and look up to. Thank you. And Nunur ने कहा ओम शांति. My condolences जुनैद भाई. Thank you so much. Next up, The Closet Diaries कहते हैं भाई आप वियतनाम ट्रिप की वॉकिंग डेज कब डाल रहे हो? अरे भाई वो मैं हर हफ्ते बोलता हूँ, खुद ही असाइन करता हूँ, फिर खुद ही भूल जाता हूँ किसको असाइन किए. उसको बैठ के रिव्यू भी करना है. और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आई प्रॉमिस आ जाएगी. यूसुफ साहब कहते हैं दिस मैन इज अ जेम ब्रोकन इनसाइड बट मेकिंग अस लाफ एंड टीचिंग वैल्यूज. जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है भाई. रोर्स चार्ज कहते हैं जुनैद भाई आईना 1977 में was a remake of a हिंदी फिल्म आ गले लग जा 1973 starring शशि कपूर एंड शर्मिला टैगोर. नॉट श्योर हु कॉपीड हु बट मैं अपने फिल्म बफ से पूछूंगा. केस ओपिनियन कहते हैं मौला जट वाज समथिंग मार्वलस. एल्बर्ट आइंस्टाइन अग्रीज. बीइंग हैदर कहते हैं किसी ने मेहनत से बनाया है मैं फ्री में नहीं देखूंगा. हाँ सो लाइक मेरा तो यही मानना है यार. मैं पायरेसी बिल्कुल करता था. मैं टॉरेंट भी बहुत करता था. काजा लाइम वायर सब किया मैंने. बहुत वायरसेस भी डाले गए वीडियोस पे. बट जब से खुद क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा बने और जाहिर है जब इवॉल्व हुए तो अंदाज़ा हुआ है इसमें बड़ी मेहनत होती है. हम एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं. कल एक ASMR बनाया हमने चाय का. अरे उसमें इतनी झंझट भाई. तो ये तो फिल्में बहुत बहुत मेहनत से बनती हैं. यू कांट जस्ट क्लिक अ बटन एंड जस्ट nobody gives you that right. प्रमोद कहते हैं मतलब आपने भी धुरंधर देखी है तभी इतनी डिटेलिंग पता है. नहीं मैंने नहीं देखी बट मैं आई हैव लिव्ड थ्रू धुरंधर सो दैट्स व्हाई. अंकित कहते हैं कि रियल आईडी से आओ डोंगा भाई. शुभम कहते हैं थंबनेल पे हंस रहे हैं. आबिद खान कह रहे हैं द हराम इज फॉर पुअर क्वेश्चन गाय. Your statement, Saudi Arabia showed us the right path. Try saying that next year once Abraham Accords are signed between Saudi and Israel. खैर आशीष वैसे काफ़ी टेंशन है सऊदी और UAE के बीच में. एंड या मैन ट्राइंग टाइम्स फॉर दिस रीजन. आशीष राजपूत कहते हैं मैन आई विश जुनैद अकरम वाज कास्टेड इन धुरंधर पाकिस्तानी क्राटोस. रमन कहते हैं लव्ड योर रोल इन धुरंधर. अरे भाई क्या हो गया जुनैद भाईजान द सीन वेयर यू रन इनटू द मिडल ऑफ द यार डोंट स्पॉइल इट फॉर मी. मैंने भी फिल्म नहीं देखी तो मैं नहीं पढ़ रहा ये बाकी. साद शफीक कहते हैं स्टार्टिंग संडे विद आस्क एपिसोड बेस्ट संडे एवर. ऑप्टिमिस्टिक पैंडा कहते हैं नॉट ऑल देसी गर्ल्स आर लाइक दैट. बी नॉट ऑल देसी गर्ल्स जंप इनटू रिलेशनशिप टू सेड्यूस यू. बिल्कुल सही कहा. ज़्यादा उम्मीद रखें ही ना. बेस्ट लाइन एवर. एली रजा कहते हैं द कमेंट्स वर एसेंशियल पार्ट ऑफ द सीरीज एंड रिमूविंग देम टेक्स अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस. प्लीज ब्रिंग देम बैक. और नीचे 2 लोगों ने अग्री भी किया. भगा रहा हूँ मैं बहुत. क्रिएटिव आइडियाज़ कह रहे हैं ऑनेस्टली फील्स मोर लाइक द इमेजिनेशन देन रियलिटी. सेकेंड हैंड फर्नीचर डजंट बिकम हॉन्टेड just because it has a story attached to it. In Pakistan and India, we still tend to believe these kind of stories, but the truth is nothing like this happens. It's all psychological. The mind can make ordinary things feel scary if you let it. बिल्कुल absolutely true. Second hand हो गया तो उसमें मंदिर भी आ गया. पता नहीं क्या क्या. What the fuck is wrong with this guy 17-year-old already decided who and when to marry? I just turned 18. I haven't even thought about marrying and I wouldn't before 28. Yes यार जिंदगी प्रायोरिटीज का नाम है. पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है. People who are not फाइनेंशियली देखिए जिस तरह कुर्बानी है ना, अगर आप उधार लेके जानवर कुर्बान नहीं कर सकते, आप पे मना है ये चीज़. सेम गोज फॉर हज एंड उम्रा. अगर आप इस्तात रखते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन डू इट. शादी में भी यही होना चाहिए. अगर जब आपको लग ही रहा है कि मांगे तांगे की शादी हो रही है, यहाँ से ये दे दे, यहाँ से मैं ये कर लूँ, एक काम करो ये कर लो, या कॉस्ट कटिंग के लिए हम जो है ना फंक्शन मिक्स कर. देखो मैं तो वैसे ही कहता हूँ एक ही फंक्शन में निपटा दें. हल्ली वल्ली ये क्या है, माइयों मेहंदी मेहंदी, ये समझ नहीं आता मुझे. ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल चीज़ें करते हैं और आप सिर्फ इस वजह सादगी की वजह से नहीं कर रहे, एक आप बचत की वजह से कर रहे हैं, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो भैया जब आप व्हेन यू नॉट रेडी फॉर इट, यू आर नॉट रेडी फॉर इट. तो मांगे तांगे की शादी करना, क्रेडिट कार्ड पे शादी करना, अगले 8-8 साल तक उसका ब्याज ही भरते रहना ज़िंदगी भर, ये कैसी शादी है भाई. तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको शादी कर. देखो सबने नहीं करनी शादी भाई, ये बात जहन में बैठा ले. नॉट एवरीवन सपोज टू फाइंड अ सोलमेट. इट्स ओके. कुछ लोग ऐसे ही निकल जाएंगे. नहीं चाहिए आपका बीज इस दुनिया में भाई, दुनिया चल जाएगी आपके बगैर भी.
बट ये क्या बात हुई कि आई कांट अफोर्ड इट, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ले लूँ, थोड़ा सा वहाँ से ले लूँ? ऐसे शादी, ऐसे कौन करते शादी यार? शादी नाम ही जिम्मेदारी का है। जब तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे ओकेजन की, तो उस इवेंट की नहीं ले पा रहे, तो उस रिश्ते की जिम्मेदारी कैसे लोगे भाई? मगर नहीं, यहाँ पे बस जहनों में डाला हुआ है अल्लाह मियाँ देंगे। मतलब अल्लाह मियाँ का दस्तरखान लैंड होता है ना रोज़ाना आपके पास, तो ये इस चीज़ में डाला हुआ है लोगों को। और बस लॉजिक माइनस कर दी फैंटेसी में, और इसमें रखा हुआ है। तो फैंटेसी से दुकान चलती है एक बंदे की भाई, तो वो तो डालेगा आपको, मगर वो ले लेगा अपने पैसे। समझ रहे हैं आप? हिंदू मंदिर विद अ चिराग ऑफ अ जिन, नाउ दैट्स अ क्रॉस ओवर हॉरर स्टोरी टू वॉच आउट फॉर। अब शेर कहते हैं कजन मैरिजेस, मैल न्यूट्रिशन एंड पोल्यूशन हैव सिवियरली स्टंटेड द मेंटल ग्रोथ ऑफ पाकिस्तानीज। अभी मैं कहाँ जा रहा था? या आई वाज गोइंग टू द ग्रेवयार्ड एंड आई टोल्ड माय वाइफ, खैर अभी लंबी कहानी हो जाएगी, छोड़े। महराज फजल कहते हैं बैडी को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी पिक्स ही अटैच कर दी। मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। सैसी ब्लिस कहती हैं लॉल द बैडीज गाय साउंड सो इनोसेंटली लेम, ऑल आई कुड हेयर वाज डिलुलु बैडीज LOL. He was so surface level and had zero qualities of an intellectual and is looking for an intellectual girls. बोसिंक कहते हैं thumbnail is killing me. एक ये इतनी लंबी कहानी है ये कमेंट के नाम पे। Is this an email or is this a comment? अरे यार ये इसका मेरा। Hi Junaid, this is Jimmy, a long time follower of yours, and I wanted to share some real life information about childcare in Australia as I live in Perth and have finished first hand experience. Yeah, I think this is an email. Amir Aslam कहते हैं so true. I've lived in the US since 2011 and I'm 35 now. Despite how easily available alcohol and smoking are, I've never felt the need to try them. Not for religious reasons, just personal choice. It's never been my thing and I'm completely at peace with that. Atash Sheikh कहते हैं Goglu is the only listener of this podcast and I feel like Junaid only speaks to Goglu. हाँ, मैं उसी के लिए बना दूँ, तुम सब MEO. Babarism कहते हैं I was listening in the background and when you mentioned Diary of a CEO, I was genuinely amazed because that channel was already open on my screen as I work with them. Umar Naveed कहते हैं your videos just get better day by day. फराज शेख कहते हैं कराची में कैप्री सिनेमा भी बंद हो गया। ये सारे सिनेमास बंद हो रहे हैं। अरे भाई इंडस्ट्री नहीं है तो सिनेमा क्या करेगा? फिर सिनेमा में भी कौन सी कोई अच्छी फिल्म लगती है? दबड़ दूस वाली ही लगती है, लड़ाई झगड़े वाली ही लगती है, और अब उस तरह की एक्शन फिल्में आना भी बंद हो गई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फेस ऑफ, ठीक है, टर्मिनेटर, इस तरह की मूवीज़ अब आना बंद हो गई। अब ज़्यादातर आती हैं ये आपकी फैंटेसी वाली। और आई थिंक जो एक सर्टन तबका जो कपरी सिनेमा की आगे 15 रुपये वाली टिकट में बैठता है, उसको गोलियां चाहिए होती है, फायरिंग चाहिए होती है, उसको ये हल्क वल्क नहीं समझ आता, क्योंकि वो कहते हैं भाई ये क्या बकवास है। तो बाहरों की भी अच्छी फिल्में नहीं आ रही, ड्रामा यहाँ लगता नहीं है भाई उस तरह का। और सो या तो सिनेमा ने बंद ही होना है, मॉल ही बनना है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मॉल या अपार्टमेंट बन जाएंगे। सॉरी यार इन्होंने बड़ी लंबी लिखी है तो मैं अब ये पढ़ लेता हूँ वरना बुरी बात हो जाएगी। सॉरी गाइस। दिस इज जिमी, अ लॉन्ग टाइम फॉलोअर ऑफ योर्स। आई वांटेड टू शेयर सम रियल लाइफ information about childcare here in Australia as I live in Perth and I have first-hand experience. My daughter is a 3.5-year-old who attends childcare. I made this choice because I feel mother has already done enough for me and I didn't want to place that responsibility on her again. My daughter goes on a family daycare which is operated by an Indian lady. Family daycare in Western Australia has strict rules and regular physical audits. Educators are allowed a maximum of 4 children in a home that meets space and safety requirements, in this case 700 square meter property. The house is well equipped with toys, learning material and structured activities. The educator has completed the required courses previously as childcare assistant and started this service during COVID to gain employment. She uses professional app to record daily activities, photos, meals and learning outcomes. Meals do have an Indian touch, but they're not limited to Indian food. The children also have pasta and variety of cuisines. My daughter attends 5 days a week and honestly I'm surprised by how much she has learned in such a short time. The cost is $130 per day, while larger childcare centers charge around $165 per day. I also receive a government subsidy which helps significantly. I just wanted to share this to highlight that it is absolutely possible to run a successful childcare business honestly and within the rules without any fraudulent use of government systems. जिमी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और बिल्कुल अच्छे डे केयर सेंटर्स होते हैं। लिल स्वैग भी जाता था, उसकी फ़ीस आई बिलीव £70 70 थी per day and he would go 3 to 5 days a week depending on
क्या चल रहा है, एंड वी वुड गेट ईमेल्स अबाउट खाने का मेन्यू हमें पहले मिल जाता था, एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होती थी, एंड व्हेन इट कम्स टू ड्रॉपिंग एंड पिकिंग अप तो वो ऐसे ही हाथ में नहीं पकड़ाते बच्चे को भाई. जब मैं गया तो आई थिंक दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड दैट आई वाज गोना कम बिकॉज नॉर्मली माय वाइफ वुड पिक और द सिबलिंग्स. तो दे रिफ्यूज डिस्पाइट द फैक्ट कि बच्चा बोल रहा है डैडी डैडी, उन्होंने बोला नहीं. फिर वो वेरिफिकेशन हुई एंड देन आई वाज यू नो एबल टू टेक हिम होम. तो भाई बहुत अच्छी केयर, बहुत अच्छी लर्निंग, नैप टाइम प्रॉपर, खाना पीना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें शेयर होती थी. और बिल्कुल अच्छा है, और बच्चे की अर्ली एजुकेशन होती ही वहीं से, गेम्स के साथ, प्ले डो से खेल रहे हैं, किसी ने टॉय से, गाड़ियों से वगैरह वगैरह, और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती थी. तो इट इज़ अर्ली लर्निंग इज़ गुड फॉर किड्स प्रोवाइडेड कि आप अच्छी जगह. तो मैं भाई ये कहता हूँ, औलाद से बड़ी नेमत कोई नहीं होती, और बंदा औलाद पे जितना लगा ले, वो फिर औलाद का ज़र्फ कि वो पलट के आपको दे ना दे, मगर आप तो अपना पार्ट पूरा करें. तो अपनी औलाद के साथ तो इनडिग्निफाइड हरकत ना करें, इस तरह के जाली डे केयर सेंटर्स में बेच के. 4 पैसे आज आप बचा लेंगे, लेकिन जो बच्चा जो मिस आउट करेगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो प्राइसलेस है, वो अनमोल है. तो ये देख लीजिएगा. चले, हो गए कमेंट्स, चलते हैं एपिसोड की तरफ, देखते हैं क्या सवाल आता है. थैंक यू. ऑलराइट जी, फर्स्ट क्वेश्चन. Don't want to stalk, but I'm in love. Assalamualaikum Junaid bhai, someone needs help. If you do understand the situation, please shed some light. I'm 22, male, Lahore. I've been feeling this uneasiness about a girl I see at the office. I've seen her constantly since I started working there, but never had any thought in my mind about being attracted to her. Then out of nowhere, I became too much into her. I am from a remote area in the north of Pakistan, and when I first saw her, I thought, damn, she looks like she's from there too. But later, when I was talking to my friend in my language, she didn't react as if she understood anything. So I assumed she wasn't from my area. So, मतलब assuming आपने north की बात की, तो either you were speaking in Pashto, or maybe Hindko, or maybe in GB में कौन सी language बोलते हैं? गिलगिती. Anyway. This was back in March. Time passed quickly and now it's December. About a month ago, our company shifted to a new location. My department moved first and her department shifted later in November. Ever since her team came to the new place, I've been seeing her more often. Somehow, I suddenly got really into her. I try to take breaks when she takes hers, just so I can see her more often. I try to make eye contact with her, just weird things, I guess. At one point, I spent almost an hour scrolling through my company's Instagram handle because I had this thought that I saw her in a promotional reel. When I watched that reel the first time, I felt nothing, just a normal video. But now, while searching for her, I went through almost everything until I finally found her name. In my company, we use pseudos because we are acting like we are in the US, which call center mein kaam karte ho. BPO people will understand. After finding her name, I looked at the likes on that reel, hoping that she might have liked it. And then I saw her actual handle. I went to her profile, followed her, and she looked at every highlight she ever posted. Honestly, it felt like stalker vibes. Then I searched for her Snapchat as well, looked at all her spotlights, and afterwards I unfollowed her because I thought I might be making her feel uneasy. All of that was just to get grasp of who she is, because weirdly I don't even know why I'm so attracted to her or interested in her. It's funny because there are other girls who would be considered more beautiful according to society standards, but for me it's not about appearance. I don't know how to explain it, but I feel like a connection even though I don't know anything about her. It's funny in many ways. I keep trying to understand myself, why I'm doing this, why am I stalking her, why am I so into her, and why now? These questions have no answers in my mind, no matter how much I think. I don't think it's appropriate to approach her directly. She might think I'm a creep, even though I feel like I'm acting like one already. I also don't want to message her on social handles because that doesn't seem right to me. I'm really bad at picking hints, and as far as I know, she hasn't given me any. I don't even know if she is committed or not. I see women of her age at work and I don't think anything about them. But this girl is just stuck in my mind and it's driving me crazy. What I've gathered about her so far is that she is from the same sect as me.
but I don't know where she is from. We work in the same company but in different departments, and we have no work interaction. On one side, I'm trying to reach her, and on the other side, I'm trying to understand why I'm suddenly so attracted to her. Maybe it is the fear of being alone that has been eating me, and now that I see someone, my mind is going crazy. I talked to friends about the situation, but they didn't understand. I've always been the kind of a person who chases, but when I actually get into a relationship, I get cold feet and stop responding or talking. So basically you like the thrill, you like the chase, और जिस दिन उन्होंने आपको देख लिया और हाँ कर ली, फिर आप बोलोगे नहीं अब नहीं मुझे चाहिए, then you'll go for someone else. अच्छा लेकिन कह रहे नहीं, but this time the whole thing feels different to me. I may sound like a narcissistic Pakistani man with these words, but I'm not honestly. I just don't have the right words to express it and I don't want to make it sound artificial. So ये एक भाई हैं, 22 साल के हैं, लाहौर में काम करते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक नॉर्दर्न पाकिस्तान से है और इन्होंने ऑफिस में एक लड़की देखी, सेम डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन इनको उनकी गालिबन रंगत कद काट से लगा कि ये भी शायद मेरे इलाके की हैं, तो इन्होंने जान के उनके अराउंड अपनी ज़बान में बात की. और होता है कि अगर आप किसी एनवायरनमेंट में और आप डिफरेंट ज़बान में बात करें तो आपकी ज़बान बोलने वाला फ़ौरन फ्लिंच करता है. वो उन्होंने नहीं किया तो दैट मीन्स कि नहीं है, लेकिन सेक्ट इनको पता चल गया. अब गालिबन ये कि अगर आप खुद शिया हैं और मुहर्रम के दिनों में आपने देखा वो भी काले कपड़ों में आई हैं, तो आपने इससे डिटर्मिन कर लिया वगैरह वगैरह. थिंग्स मैन डू. और फिर इन्होंने फुल टाइम स्टॉक किया, ऑफिस के इंस्टाग्राम पे जाके उनको रील में ढूंढा, उनका लाइक ढूंढा, उनको फॉलो किया. अच्छा उनका प्रोफाइल अगर ओपन था तो फिर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे भी देख सकते थे चीज़ें. लेकिन अगर इफ़ शी हैड लेट यू इन, सो डज शी नो हु यू आर? ये आपने बात नहीं बताई कि अगर उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, दैट प्रॉब्ली मीन्स ए शी इज़ ओके विद एनी वन फॉलोइंग हर, और बी शी नोज हु यू आर एंड शी वाज लाइक हाँ ये तो कंपनी का बंदा है, चलो ठीक है कर ले फॉलो, क्या ही कर लेगा. सो इफ दैट्स द केस देन दैट मीन्स शी काइंड ऑफ नोज यू, एंड इफ शी नोज यू एंड शी नोज ऑफ योर एग्जिस्टेंस देन आस्क हर. वैसे तो भाई मेरा अपना पर्सनल राय ये है कि इंसान हमेशा जो है ना 4 घर छोड़ के चोर हमेशा 4 घर छोड़ के करता है. जहाँ खाते हो वहाँ छेद ना करो. तो जहाँ आप नौकरी करो तो भैया वहाँ नौकरी ही करने जाया करो. हाँ दिल का मामला है, दिल नहीं सुनता, और दिल के अलावा बिल भी नहीं सुनता. तो जब सर हॉर्नी को कौन टाल सकता है, तो बस फिर ये तो होता ही है. सो इफ़ यू ड्रिवन बाय दैट, आई डोंट नो मैन. अगर इतना ही है तो भाई आप उनसे बात करके देख लें, और अगर नो हो तो फ़ौरन एक्सेप्ट करें और उसके बाद बिल्कुल फातिहा पढ़ के आगे बढ़ जाए. स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वन रॉन्ग मूव एंड यू विल बी रिपोर्टेड टू दी HR. इंस्टाग्राम पे लिखेंगे तो एक चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाएगी, उनको नहीं पसंद आया तो वो सीधा लेके HR पहुंच जाएंगे. ठीक है, सामने जाके बात कर लें एंड रिस्पेक्टफुली एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हु यू आर एंड यू वर्क हेयर एंड देयर. या फिर अगर आप जानना चाहते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि वो कमिटेड है कि नहीं है, आपको उनकी अंगूठी नहीं दिखी, तो उनके डिपार्टमेंट में किसी से दोस्ती करें जिनकी उनसे दोस्ती हो. दैट्स वन वे टू गो अबाउट इट. बहुत सारे रास्ते हैं, मगर ये कि इतना इन्फैचुएट होना अच्छा नहीं है. अब ये कि देखिए हमारे यहाँ साउथ एशिया में लोग लोनलीनेस को समझते हैं कि हाँ अब मुझे औरत चाहिए ज़िंदगी में. नहीं, यू आर जस्ट लोनली एंड यू नीड हैबिट्स एंड हॉबीज़. तो उससे फुलफिल करें अपनी ज़िंदगी को. जब कुछ नहीं होता करने को तो फिर यही होता है, आप स्क्रॉलिंग करते हो, ढूंढते हो, उसका लाइक ढूंढते हो, उसका स्पॉटलाइट देखते हो, उसकी हाईलाइट देखते हो, सब कुछ देखते हो. ट्राई टू फाइंड बेटर एक्टिविटीज़ एट योर एज विच इज़ गुड फॉर योर करियर. अगेन 22 में वो हाँ कर भी देगी तो फिर उसका करोगे क्या? उस हाँ का करोगे क्या जिसमें तुम भी कंगले वो भी कंगली? क्या करोगे उसका? तो बिल्ड अ गार्डन जहाँ पे इस बटरफ्लाइज खुद आए. हमेशा जो मैं बात करता हूँ, अपने आप को भी लगा दो, काम धंधे पे फोकस करें, ये चीज़ें चलती रहेंगी. एंड वंस यू आर एट अ सूटेबल पोजिशन इन योर कंपनी, इन सोसाइटी, इन योर फैमिली, यू विल नेचुरली गेट. फिर DM आने लग जाते हैं. उन्हीं के आते हैं जिनका हाई नहीं आ रहा होता था, वो फिर सलाम करती हुई खुद ही पहुंच जाएंगी. आते हैं, 100% आते हैं. वंस यू सक्सेसफुल दे ऑल कम बैक. 22 में ये काम करने के नहीं होते, ये काम खुद हो जाते हैं अगर आप एक मुकाम पे पहुंच जाए. सो इफ़ यू ड्रिवन बाय दैट, सो दैट्स गुड. अदरवाइज लड़की का चक्कर, कभी रोड़ी कभी शक्कर, तो फिर यही ज़िंदगी रह जाएगी आपकी. कभी इसको स्टॉक, फिर ये मान जाएंगे, आप कोल्ड फीट हो जाओगे फिर, बिकॉज यू नो द थ्रिल इज़ इन द चेस. इट्स नॉट द इट दैट यू वांट, इट्स अ फैंटेसी ऑफ इट. तो हम फैंटेसी में रहने को और इन्फैचुएशन में रहने को प्यार समझते हैं. प्यार तो होता उससे जिसको आप जानते हो.
ऐसे कैसे प्यार हो जाता है? ये तो इन्फैचुएशन होती है. You're just attracted to the idea of her, the idea that you have created in your head. तो फैंटेसी में तो आप कुछ भी बना लो इस इंसान को ज़िंदगी में, अपने इमेजिनेशन में, राइट? वंस यू गेट टू नो द पर्सन, देखो इंसान प्याज की तरह होता है, उसके अंदर लेयर्स होती हैं बहुत सारी, एक एक परत उतारते रहो अंदर से और निकलती रहती और निकलती रहती. सो वंस यू गेट टू नो द पर्सन, तो फिर अच्छे अच्छे भी फिर आपको ऑर्डिनरी लगने लगते हैं. एंड लाइक फिर जब हासिल हो जाता है तो फिर उसका क्या ही करना है, ठीक है ना? हमें वो चाहिए जिनको हम नहीं चाहिए, और जिन्हें हम चाहिए वो किसको चाहिए? यही बात है ना. तो या हम इन्फैचुएशन को समझते हैं प्यार, या हम लोनलीनेस को समझते हैं कि ये ही चाहिए थी मुझे, इस वक्त मेरे लेगो में ये ही पीस फिट होगा तो ज़िंदगी सफल है. नहीं, यू जस्ट फैंटेसाइजिंग ऑन द आइडिया ऑफ हर. मे बी शी इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, एंड वंस यू हैव हर तो देन फिर आपको वो लगेगी नहीं. ये भी एक रियलिटी है ज़िंदगी की. तो प्यार तो होता है बियॉन्ड अपेरेंस. Once you get to know the person, if they are kind, if they're caring, if they're loving, if they are supportive, इससे होता है प्यार. बाकी तो फैंटेसी होती है. ऊपर का जो रैपर है, ठीक है, तो वो तो अट्रैक्टिव लगता ही है ना. जैसे टॉफ़ी का रैपर जितना अच्छा होता है, वो ज़ाहिर है कैंडी उतनी अच्छी लगती है ऊपर से. इट्स व्हाट्स इनसाइड दैट मैटर्स. ठीक है, रैपर तो उतर के फेंक जाएगा. तो यू जस्ट फैंटेसाइज विद द आइडिया. और साउथ एशिया में लड़का लड़की लोग इसी को प्यार समझते हैं. सो एंड हमें पता नहीं क्यों ये आजकल टॉक्सिक पगलू वाला सीन चल रहा है साउथ एशिया में. आई थिंक एवर सिंस कबीर सिंह एंड द लाइक्स ऑफ इट, कि जब तक आप इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे तो आपका प्यार जस्टिफाई नहीं होगा, या यू आर नॉट गिविंग इनफ, या यू आर नॉट डूइंग इट इनफ. देखिए सर्टन अट्रैक्शन हो जाती है, मगर वो केमिस्ट्री होती है. ठीक है, आपकी आंखों को एक अच्छा कलर दिखेगा, या आप अच्छी खुशबू सूंघोगे, या आप अच्छा कुछ टेस्ट करोगे, तो यूल फील गुड. ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो रही है उसको एक्सपीरियंस करने से, राइट? केमिकल रिएक्शन है. परफ्यूम क्या है? केमिकल ही है ना. ठीक है, खाना क्या है? खाना भी ऑन द बेस केमिकल ही है ना. बट जो मन को भा रहा है वो अच्छा लग रहा है. तो इसी तरह जो दिख रहा है तो वो तो केमिस्ट्री है. सो दैट्स नॉट इट्स नॉट मैडनेस, इट्स बेसिक ह्यूमन केमिस्ट्री. बट देर इज नथिंग टू इट आफ्टर अ वाइल. What happens or what matters is कि once you get to know the person, and what you're right now doing is you're amplified by your feelings are amplified by the idea of scarcity. आप अभी अकेले हो इसलिए वो अच्छी लग रही है, समझ रहे हैं? तो अगेन एक चीज़ होती है ड्रिवन बाय लोनलीनेस. क्यों? आई एम सो अलोन, आई नीड टू हैव समवन, चलो जो मिला ये पकड़ लिया. बट दैट्स नॉट द हेल्दी थिंग टू डू, बिकॉज आपको उस वक्त जो अवेलेबल था, होता ना कभी कभी आप एक रिस्की टेक्स्ट भेजते हो किसी पुरानी को रात 3 बजे, एंड देन दैट्स, वो जाकिर खान का जोक है ना ये, कि वो अकेली बैठी थी और वो किसी का आया और बस सही वक्त पे सही निशाना लग गया. सो यू आर ड्रिवन बाय लोनलीनेस, यू आर नॉट ड्रिवन बाय दैट पर्सन. दोनों में फ़र्क है. हम वोट इसलिए देना चाहिए कि भाई हमें इस पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा लगता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर वोट इसलिए देते हैं इसको कि ये ना जीत जाए तो इसको दे दो. मैंने भी ऐसे ही वोट दिया था कि एक फलानी पार्टी ना आ जाए, बेड़ा गर्क कर देगी. लाहौर का तो कर चुकी थी वो, समझ रहे हैं? तो मैंने दूसरे को दिया वोट कि भाई कम से कम ये इतना बुरा तो नहीं है. तो ये है, तो अप्रोच का फ़र्क है. सो इसी तरह स्कैर्सिटी को अगर आप अप्रोच रखोगे तो उसमें तो फिर आपको कोई भी अच्छा लग जाएगा. रही बात ये जो आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है. एंड ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर यही चीज़ जाके वो HR में भी दिखा सकते हैं, भाई ये देखें ये क्यों आया मेरे पास, ये IT का बंदा मार्केटिंग वालियों को क्यों ढूंढ रहा है, ये क्यों लाइक कर रहा है, ये क्यों स्टॉक कर रहा है. स्टोरी देखोगे तो वो भी आ जाएगा नीचे, समझ रहे हो ना? तो आप सबूत ही डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हो. सो यस, एंड में मैं यही बोलूँगा भाई, अट्रैक्शन जो है वो फेड अवे हो जाती है, जो कनेक्शन होता है ना वही बिल्ड करता है. तो कनेक्शन तो बुनियाद ही उस चीज़ पे होती है कि योर अलाइनमेंट विद दैट पर्सन. दैट अलाइनमेंट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट प्रोसेसेस,
योर फोकस इन लाइफ, योर अप्रोच इन लाइफ वगैरह वगैरह, राइट। इसी चीज़ से आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है, अट्रैक्शन फेड हो जाता है। ऐश्वर्या हमारे लिए ऐश्वर्या है, अभिषेक की वो फॉर्मर बीवी थी। सही है, चलें, ख्याल रखें अपना, एंड डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, wait for your time. Bye. Alright G, interesting email. The promise of having a child together. Assalamualaikum Junaid bhai, my name is ABC. I'm 26 years old and professionally I'm involved in my family business. I'm writing to you with the hope that you will kindly not judge me as I share some of my life's happenings from the last 6 years. I'm not seeking validation, I am seeking clarity. I was in a relationship for 3 years with a girl who, to me, was one true love. She came from a financially strong background and very early on, we both understood that this difference would not allow a relationship to sustain itself in a socially acceptable way. Cutting through a lot of drama, I never even gathered the courage to ask her if sending my rishta would make sense. We both already knew the outcome. I don't believe in this. एक सेकंड दरवाजा बंद करो भाई। देखो कि खुद से ही पहले से कंक्लूजन जो लोग बना लेते हैं ना कि भाई ये तो होगा ही नहीं, I don't believe in that. I don't practice that at all. Always ask. When you don't ask, the odds are 100% negative. When you do, they become 50-50. तो भैया अगर ना सुननी है तो पूछ के ना सुन ले, rather than खुद assume कर लो, क्योंकि 20 years down the line you'll be like what if, फिर आप could have, would have, should have, इन 3 लफ्ज़ों के बीच में आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, इतनी चीज़ें अभी से ही कर लो, सब कर लो, हर किस्म का आउटकम अपने हिसाब से एंड फैक्चुअली एक्सपीरियंस करो, ताकि आने वाले वक्तों में बोलो भाई मैंने तो ट्राई किया था। अब आप 26 में ऑलरेडी मुझे ईमेल लिख रहे हो, तो सोचो 46 में क्या कर रहे होगे। राग रंग सुन रहे होगे, मेहदी हसन की गज़लें सुन रहे होगे रात को विस्की शिस्की लेके। देखो भाई, एक्सरसाइज का क्या मकसद है? अपनी आखिरत संवारनी है, मतलब ज़िंदगी की आखिरत। जितना हिलोगे जुलोगे, जितनी मूवमेंट रखोगे बॉडी में, तो आपका बुढ़ापा उतना ही बेहतर गुजरेगा। सिमिलरली अपने ब्रेन को, अपने इमोशनली अपने आप को साउंड रखने के लिए बेहतर है कि अच्छे डिसीजंस या चीज़ें पहले ही कर लें, ताकि मेंटल क्लैरिटी रहे एट द एंड। अब बाद में आप पछतावे, रिग्रेट, रिमोर्स, इसी में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा पूछ के ना सुन ले, rather than खुद से अज्यूम कर ले। ठीक है भाई। As it usually happens in our society, she was eventually married off to a wealthy man. जाहिर है आपने तो पूछा ही नहीं, तो उन्होंने आपके आसरे पे ज़िंदगी पर बूढ़ा तो नहीं करना था बेटी को, तो उन्होंने तो वेल्दी को ही देनी थी, तो दे दी उन्होंने। तो इसमें ऐसी क्या बात है? The kind of life where luxury is normal and comfort is taken for granted. About 6 months later after that, I myself was married through a वट्टा सट्टा arrangement to my brother-in-law's sister. So भाई वट्टा सट्टा ये होता है, आई डोंट नो इंडिया में ये प्रैक्टिस होता है कि नहीं होता, ये एटलीस्ट पंजाब तक होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी पंजाब थिंग टू हैपन, कि मेरी जिससे शादी हो रही है उसके भाई की मेरे बहन से हो रही है। तो बेसिकली ये होस्टेज सिचुएशन होती थी पुराने ज़माने में, और अभी भी यही, मेरी बहन को कुछ करेगा तो तेरी बहन भी उधर है, तो एक दूसरे को इन चेक रखने के लिए, मतलब औरत तो भेड़ बकरी है ना, इधर बांध दो या उधर बांध दो, रहना तो उसने बकरी की ज़िंदगी गुजारनी है। तो होस्टेज रख के कि यार ये गारंटी, हालांकि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है भाई, गारंटी खून के रिश्तों की नहीं है, ये वट्टे सट्टे की क्या होगी गारंटी? गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। हाँ, एक प्रिज्यूम्ड आइडिया है कि हाँ अपनी इसके पास रखोगे तो उधर मार पड़ेगी तो फिर इधर भी पड़ेगी, उधर प्यार तो इधर भी प्यार, मतलब क्या है यार ये। खैर भाई, डिस्पाइट बीइंग मैरिड आई नेवर कंप्लीटली स्टॉप्ड स्पीकिंग टू माई एक्स गर्लफ्रेंड, विच इज़ रॉन्ग। भाई द डे आपने चैप्टर क्लोज किया, आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं, सीधी बात है। इस पे प्रैक्टिस रखो। ये क्या, आज भी हम कांटेक्ट रखेंगे। एक फिल्म है अलीसिया सिल्वरस्टोन की, एक्सेस बैगेज, उसमें वो उसको अगवा करता है एक गुंडा, और फिर उसको उसी से प्यार हो जाता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वही बात हो गई कि आप जो हैं अगर अपने एक्स से ताल्लुक़ रखते हैं बाद में भी, तो इट्स लाइक कि आप अपने किडनैपर के साथ राब्ते में, लाइक यू डोंट, मतलब वंस इट्स डन, मूव ऑन। हम लोग मूव ऑन क्यों नहीं करना चाहते या क्यों नहीं जानते मूव ऑन करना? रिस्पेक्टफुली हो जाए मूव ऑन। ईद पे ईद मुबारक करना तो वो भी नहीं चाहिए, बनता ही नहीं है। अब वो किसी और की बीवी है,
क्यों बे टाइम आप मैसेज करोगे रात के पैराहे में, वो इधर उधर बच्चे को सुला रही होगी, बाथरूम गई होगी, पीछे कड़ंग करके घंटी बज जाएगी, ऊपर नोटिफिकेशन ऊपर ही बार आ जाएगा। वो बोलेगा ये कौन है जो बार बार मैसेज कर रहा है और नोटिफिकेशन बार 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 बज रहा है। फिर उसकी ज़िंदगी असियत बनाओगे और फिर एक पेंडोरास बॉक्स खुलेगा एंड देन आपको तो पता ही नहीं होगा, आप हिला के सो जाओगे, अगली की ज़िंदगी हिल जाएगी हर वक्त के लिए। एंड सेम गोज़ वाइस वर्सा। एक औरत को भी नहीं होना चाहिए भाई, हो गया आगे बढ़े। विमेन आर गुड एट दिस बाय द वे। मैंने नोटिस किया है कि जिनकी शादी हुई प्रोफाइल ही डिलीट, वो तो चैप्टर ही नया स्टार्ट करती है, नई किताब नया सफ़ा। वो नहीं मिड टर्म सेकंड टर्म में वो पेपर को मोड़ते थे ऐसे यूं करके ट्रायंगल, सेकंड टर्म लिखते थे। तो लेडीज़ लोग का तो यही है भाई, सेकंड टर्म शुरू हो जाता है। अच्छा है, मूव ऑन करना अगर उनको आता है तो। खैर, तो अच्छा है, आप स्पीकिंग कर रहे थे। हर मैरिज फ्रॉम व्हाट शी शेयर्ड लैक्ड इमोशनल केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। बस ठीक है ना, लड़के यही तो ढूंढ रहे होते हैं, अ क्रैक इन द डोर, कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। खुद जो बराबर में लेटी है वो भाड़ में जाए, मैं तेरे को सहारा दूंगा। ओके, माई वाइफ एंड आई ऑन दी अदर हैंड डिड नॉट डेवलप एनी रियल कनेक्शन। क्यों होगा रियल कनेक्शन भाई, जब आपने डील की है। जब आप, एक मेरी बात सुनो भाई, जब मैंने ये फ़ोन लिया तो मेरा दुकान वाले से काहे का इमोशनल कनेक्शन है, किस चीज़ का है, मुझे तो नाम भी नहीं पता जिसका है। हालांकि बेचारे ने घर आके डिलीवर किया था, फ़ोन पे ही मैंने मंगवाया, मुझे उसका नाम भी नहीं याद। वाई? बिकॉज इट वॉज अ डील। तुम मुझे गुड्स दे रहे हो, मैं तुम्हें उसके अगेंस्ट पैसे दे रहा हूँ। आई हैव नो रीजन टू फॉर्म एन इमोशनल बॉन्ड विद यू और एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्ड विद यू, एंड आई डोंट हैव एनी बॉन्ड विद दैट पर्सन। तो डील में तो यही होता है, आपने डील की कि अपनी बहन को सिक्योर करने के लिए आप दूसरे की बहन घर ले आए, तो ये तो डीलिंग की आपने, आपने तो पेपर वर्क किया। बॉन्डिंग तो प्यार से होती है, मोहब्बत से होती है, अंडरस्टैंडिंग से होती है, समझ रहे हैं, वो तो आपने की नहीं। सो इट्स अ टाइम बॉम्ब इन एक्शन। अच्छा, आपने कहा फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ मैरिज में नहीं हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम आई वुड थिंक अबाउट माई एक्स फॉर आवर्स। इवेंचुअली वी स्टार्ट टॉकिंग रेगुलरली अगेन ऑन फेसबुक मैसेंजर। नाउ द प्रॉब्लम विद फेसबुक मैसेंजर, इसका टिंग जो है ना, जोर से बजता है और ये हमेशा ऊपर आता है नोटिफिकेशन बार पे। अब मैं क्या बताऊं यार। तो सबसे खतरनाक ऐप है भाई मैसेंजर। तो मैसेंजर में तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चट्टा बट्टा सब खुल जाता है, पूरा आपको प्रोफाइल दिख रहा होता है अगले बंदे का। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ये रास्ते नहीं दिखा रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि इट्स अ टेकिंग टाइम मॉम। एनीवे, वी मेट अ फ्यू टाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज आउट ऑफ द सिटी। It became clear that she too that had not moved on emotionally. She shared that her husband had started bringing up the topic of having children. Years earlier, when we were together, we had made a promise that we would only have children with each other or not at all. Nibba nibbi in action. That promise resurfaced in our conversations. One thing led to another, and we made a decision that I am still struggling to comprehend fully. We decided that I would get her pregnant, that the child would be raised by her and her husband, but biologically will be mine. We justified it emotionally without truly thinking through the moral, psychological, and spiritual consequences. We engaged in an extramarital affair during her ovulation period. Wow. This went on for some time. Meanwhile, my relationship with my wife slowly began to change. We started understanding each other, growing closer, and exploring what a real partnership could look like. Now, I'm not sure how true is this. मैंने जितना कुछ इधर उधर देखा है या पढ़ा है, उसमें few people have confessed कि चीटिंग करने से उनकी घर की रिलेशनशिप अच्छी हो गई, सेक्स लाइफ अच्छी हो गई। फॉर सम रीजन आई डोंट अंडरस्टैंड इसके पीछे लॉजिक क्या है या साइंस क्या है। सो जो लोग इस चीज़ से गुजरे हैं या जो लोग एक्सपर्ट हैं जिनके पास इस तरह के, मैं नहीं कह रहा रिवील करें अपने पेशेंट्स, बट इफ़ दिस इज़ अ ट्रेंड, इफ़ दिस इज़ ट्रू, प्लीज़ इसको लॉजिकली कमेंट करें। बट ये मैंने सुना है कि ये होता है कि बंदा, हाँ एक चीज़ होती है, वो कहते हैं ना, इफ़ योर स्पाउस goes to Cancun with her girlfriends and randomly at 3 a.m. she texts you, I love you, something's wrong. Something has happened at Cancun, buddy. You were not part of it. So वो गिल्ड से भी आ रहा होता है. And I think in this case also, आपकी घर की रिलेशनशिप और बेहतर हो जाती है कि I think it's because, see, here's the thing, जो मुझे अभी समझ आ रही है बात, आप घर में खुश नहीं हैं, आप उस औरत के साथ खुश थे,
वो कहीं और चली गई, आप गम में आ गए, इसके साथ सेटिंग बन नहीं रही। फिर जब वो दोबारा आई, आप वहाँ खुश हुए। और जब आपको वो मिलता है जो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल चाह रही होती है, तो फिर आपको सब अच्छा लगने लगता है। वो ना सलमान खान की आंखों की गुस्ताखियाँ में उड़ता हुआ जा रहा होता है। मैन इन लव आर लाइक दैट, राइट? जब सब कुछ अच्छा हो, इंसान को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? बॉल्स एम्प्टी है, स्टमक फुल, यही चाहिए। 8 बजे शाम को ये दोनों चीज़ें हो जाए, माई डे इज़ ग्रेट मैन, मुझे और क्या चाहिए ज़िंदगी में? समझ रहे हैं आप? सो मुझे जो चीज़ समझ आ रही है कि आपको जो फुलफिलमेंट अब बाहर मिल रही है, सो यू आर ग्लोइंग, आप में एक नेचुरल ग्लो आया। अब उस ग्लो से उसका आफ्टर ग्लो ये है कि आसपास जो है वो इनलाइटन हो रहा है, वो ब्लिसफुल हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि घर में ग्लो चाहिए तो बाहर मुंह मारो। ओ भाई, ये फजूल बातें नहीं करना, समझ रहे हो? उल्टी सीधी चीज़ें नहीं निकालना। मैं एक बात करूँ, मुझे जो चीज़ समझ आ रही, बाकी आप लोग बताएं भाई, जो तजुर्बेकार हैं इन मामलात में, वो बेहतर बता सकते हैं। तो अब आप उधर आपने प्रेगनेंसी का वादा कर दिया, अब आप इधर भी क्लोजर हो रहे हो। सही है भाई, मर्दों का यही है भाई, मूड। In the third month, my ex girlfriend informed me that she was pregnant. She was confident that the child was mine as she had intentionally avoided intimacy with her husband during ovulation. अच्छा, वैसे एक्शन हुआ है। ओव्यूलेशन पीरियड, जिन लोगों को नहीं समझ आ रही गूगल कर लें क्या होता है। एक विंडो होती है छोटी सी, जिसमें आपने टोकन डालना होता है, ठीक है भाई? तो उन दिनों उन्होंने अवॉइड किया, और उसके अलावा आप करते रहो, वो तो मिस फायर ही होता रहता है, समझ रहे हैं? When I heard this, my mind completely shut down for a few minutes. It was a strange mix of shock, happiness, fear, and deep sadness all at once. Since then, my ex has wanted to continue the affair. I, however, have consciously chosen to end it and focus on my marriage. वाह, दही जमा दी और खुद अब मैं फोकस करूंगा अपनी मैरिज पे। अब कहाँ गए तुम्हारे प्यार के वादे? इसलिए कहते हैं निब्बा निब्बी वाली हरकतों से बाहर आओ। अगली को अब जिंदगी भर का गिल्ट, जिंदगी, एवरी टाइम। आई एम नॉट श्योर वो बच्चा किसका है, अज्यूमिंग इट्स योर्स। एवरी डे शी वुड लुक, अच्छा कल को इफ शी स्टार्ट्स टू डेवलप फीलिंग्स फॉर हर हस्बैंड, वही होता है। अरे वो कौन सी फिल्म थी, हम दिल दे चुके सनम? तो प्यार तो उनको ही होता है, फिर एंड में उसको अजय देवगन समझ आ रहा होता है कि नहीं यार ये तो अच्छा आदमी, मेरा ख्याल रखता है। वो फिर क्या होगा भाई, वो फिर उसके सामने लाइक दैट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज अ गुना। क्या कर रहे हो भाई? इतने ही शौक है तो ग्रो सम पेयर ऑफ बॉल्स और जाओ उसके घर, जाते उसके घर और लेते रिश्ता और निभाते करते। ये नहीं करना, उसके अलावा हर काम करना है। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दिस इज स्टुपिडिटी। ए इमोरल, एब्सोल्युटली। आप बच्चे से लेजिटिमेसी आपने जिंदगी भर के, बच्चे मासूम होते हैं यार। तुम जिस दिन बाप बनोगे असली वाले, तुम्हें पता चलेगा आप उससे जिंदगी भर की लेजिटिमेसी छीन रहे हैं। ठीक है, खैर भी आता हूँ दोबारा। Despite this, my ex continues to send me updates about her pregnancy, including sonogram photos and medical reports. She has even asked me what I would like to name the baby. The truth is, I do not want to associate. हाय, देखा देखा लेडीज लोग, ये जो तुम्हें प्यार भरे करते ना वादे, तुम्हारी रूह मेरे साथ रहेगी, तुम्हारी रूह का मैं ये करूँगा, ये देखो कैसे पलटते हैं। इसलिए इस की हरकतें नहीं किया करो, नहीं किया करो। एंड सेम गोज फॉर मेन। भाई दिल पलट जाते हैं यार, नहीं किया करो। आई डोंट वांट टू स्विच विद चाइल्ड इमोशनली और अदरवाइज। आई वांट टू ब्रेक ऑल टाइज कंप्लीटली, बट आई डू नॉट नो हाउ टू डू दैट विदाउट कॉजिंग फर्दर डैमेज। माई बाउंड्रीज आर क्लियरली नॉट अलाइंड विद हर्स, and my guilt often makes me weak in enforcing them. I'm trying to understand what the right course of action now, morally and spiritually. What should a person do when the consequences of his past choices refuse to stay in the past? I would genuinely appreciate your perspective. Regards, ABC. यार मतलब this is so irresponsible, so irresponsible on both accounts, दोनों की साइड से। यार तुम्हारी बीवी को उसका एक्स प्रेग्नेंट कर दे, कैसा लगेगा? पहले तो तुम ये सोचो। लेकिन अगेन, why should she go through pain just because you're a dumb ass? समझ रहे हो ना? हम यही कहते हैं ना भाई, आप लड़की को छेड़ो, कल को आपकी बेटी को छोड़े। उसको क्यों छेड़े भाई? हरकत करने वाला ये है, इसी पे कॉन्सिक्वेंस है। इसकी बेटी को कोई क्यों हाथ लगाए या गंदी नजर से देखे? ये भी गलत तरीका है। तुम्हारी बीवी को क्यों झेले गुनाह जस्ट बिकॉज यूर स्टूपिड? खैर, तो कहानी आपने सुनी भाई। ये एक प्यार भरी कहानी थी जिसमें
स्टुपिडिटी की गई और शादी के बाद प्रेगनेंसी हुई है। अब खातून ने जो है इन द हीट ऑफ इमोशन तो कर लिया, ओव्यूलेशन में छुपा दिया, हस्बैंड को बोला सर में दर्द है, वही बहानेबाजी जो भी, और इधर ही वो चलता रहा मामला। और अब ये प्रेग्नेंट हो गई हैं, अब उनको भी अपनी बीवी अब समझ आ रही है। दूसरी जगह वो आप मुझे ये नहीं पता कि वर यू गाइज फिजिकल बिफोर ईच अदर्स मैरिजेस। अगर नहीं तो आपकी सिर्फ ठरक थी, जो कि जैसे ही पूरी हुई अब आपने बोला मेरे को तो नहीं चाहिए ये। यही होता है सारा। जब आपका फोकस ही ये हो ना, तो वंस दैट डीड इज डन फिर आपको इंसान समझ नहीं आता। अगर प्यार हो तो फिर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो। देखो प्यार में इंसान लेट गो करता है कि ठीक है हमारे हालात ऐसे नहीं थे या वगैरह वगैरह, बट आई विल ऑलवेज पुट यू इन माई हाइस्ट रिगार्ड्स एंड आई विल ऑलवेज प्रे फॉर यू एंड फॉर योर हैप्पीनेस एंड दैट इज़ द एंड ऑफ इट। यही रिलेशनशिप का ख़ात्मा है। इसमें ना कोई मैसेज, ना कोई ईद मुबारक, ना कोई ख़तने की मुबारकबाद बच्चे की, कुछ नहीं होना। वो दरवाज़ा बंद है तो बंद है, अब बस आप हैं और आपकी थॉट्स हैं, कभी कभी आ जाती हैं पुरानी याद। दैट्स इट मैन, जस्ट क्लोज दैट डोर, क्लोज दैट चैप्टर। क्यों किसी की बीवी के पीछे भाई, क्या ज़रूरत है? एंड लाइक नॉट जस्ट दैट, अगेन ठीक है इंसान फीलिंग्स का मारा है, इमोशंस का मारा है, और जो भी है आपने कर लिया। गोइंग एट लेंथ ऑफ हैविंग अ चाइल्ड टुगेदर, यार भाई आजकल वो कौन सी आजकल पहन रहे हैं लोग स्मार्ट वॉच, वो जो जूप 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 नाम है, जूप नाम है, करना गूगल, शक्ल क्या देख रहा है मेरी। हाँ तो भाई वो तो सब बता रही है कि आपकी बॉडी की एज क्या है, ठीक है, वो आपका ऑक्सीजनेशन लेवल, ब्लड शुगर, फलाना ढिमकाना, बस हथेली पे बांधो, सब बता रही है। तो कितनी ही दूर है ये टेक्नोलॉजी को, डीएनए बता देगी कि अब्बू ये नहीं वो है। कितनी दूर है ये टेक्नोलॉजी? तो भाई कुछ सोचो आगे आगे जाने का, मतलब आगे की दुनिया के बारे में भी सोचो। वो बच्चा बड़ा होगा, पलेगा, बढ़ेगा, जाहिर है बाप अगर 4 फुट 11 इंच का है, बच्चा 6.25 फुट का नहीं हो सकता भाई। देखें ठीक है उसमें शाज़ो नादिर हो जाता है, मगर अगर एक बच्चा दिखे ही ना उस शक्ल का, दिखे ही ना उस हाइट का, और मतलब लाइक यू कैन ईजिली टेल कि भाई ये तो कहीं और की कहानी है। व्हाट अबाउट दैट? यू डोंट गेट टू डिसाइड बच्चा दिखेगा कैसे, ठीक है? दिस इज लाइक वे टू मच। मैं लाइक आई वॉन्ट टू फील सॉरी फॉर द लेडी, बट शी इज इक्वली डम इन दिस, एज डम एज यू हैव बीन। आई एम सॉरी, आई एम नॉट जजिंग यू, बट ये आपने देखे, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। ठीक है अगर आपने, आपके दिल में था कि हमें प्यार का इजहार करना चाहिए बंद कमरे में, इफ दैट वाज योर थॉट और योर इंटेंशन, वो एक अलग चीज़ है। मगर ये बच्चा जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है यार। कभी सोचा है इस बारे में? वो इंसान है। अरे भाई यहाँ दरख्त काट के फेंके हुए हैं और आधे दरख्त काटे हुए हैं, उन दरख्तों में आज भी पत्ते लगे हुए हैं और उनके बाकी पत्ते ज़मीन पे हैं। दरख्त जानदार चीज़ है, सांस लेता है, दरख्त आपस में बातें भी करते हैं, दरख्त की फैमिली भी होती है, वो भी वही उनका भी हिसाब किताब है, रिप्रोडक्शन भी होती है दरख्तों में, पता है आपको ये बात? तो जीते जागते दरख्त को काट के उसके, सोचो मैं आपका हाथ काट के आपके साथ यहाँ रखा हो और आप यहाँ बंधे हुए हो, तो आप रोगे नहीं उसको देख के? तो जानदार चीज़ है, वो ज़िंदगी भर बद्दुआएं देंगे, तभी तो इस शहर का ये हाल है भाई। तो दरख्त पे इतना फील होता है, ये तो फिर इंसान है। इंसान है, बोलेगा, चलेगा, फिरेगा, ही विल हैव योर एसेंस। अव्वल तो दुआ ये है कि आपका ना ही हो, और मैडम को ये लग रहा हो कि ओव्यूलेशन पीरियड आगे पीछे हो गया, और मतलब कोई बाय सम मिरेकल वो हो नहीं गई। बट हाउ विल दे नो? वो तो डीएनए के बाद ही पता चलेगा ना। मैडम को तो वो तो समझेंगे आपका ही है, वो तो गिल्ट में रहेंगी। अब क्या पता वो उनका ही हो, मगर उनकी ज़िंदगी अब गिल्ट में गुजरेगी बच्चे के साथ। सेकेंडरी, अगर माँ तो माँ होती है, लेकिन एक जहन में तो आएगा ना, कल को बच्चा शरारत करेगा या बदतमीजी करेगा तो बोलेगी है ना अपने प्यो जैसा वो वाले। तो ज़िंदगी भर का तो ये डाल दिया ना आपने शकुश। भाई नहीं करनी होती हैं हरकतें यार, मजाक नहीं है। अपने तक रखो, देखो जितना करना है। मैं कोई तरगीब नहीं कर रहा किसी गलत काम की भाई, अगर बहुत ही शौक है तो जो मामलात है अपने तक रखो। ये औलादों को बीच में डालना, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट्स हैं, ये बहुत गलत बात है।
उस बच्चे का क्या कसूर है भाई? देखो वो तो बाप है, वो तो बाप की वो अपनी अपनी औलाद समझ के पाल ही लेगा, ठीक है, मगर उसके साथ भी तो बददियानती है ना जिंदगी भर की। वो बेचारा समझता रहेगा कि मेरा अपना ही है। बहुत सेंसिटिव मामला है यार ये। तुम लोग ना ये बॉलीवुड देख देख के बावले हुए हो सारे। हम अपने प्यार का इजहार पूरी ज़िंदगी रखेंगे, हम साथ ना सही। अबे डायलॉग बाजी हमने भी बहुत की थी, मैं बता रहा हूँ, सब पे गुजरती है ये। मगर ऑल द वे जाना नहीं होता भाई। फैंटेसी में रह लो, ठीक है भाई, हाँ हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे, पता ही नहीं आज का है। ऐसे ही होता है यार। मगर यार ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है भाई, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए यार। इतना ही प्यार था तो अगर इतना बड़ा रिस्क लेने का बॉल्स थे तो भाई पहले ही तुम जाके रिश्ता ले लेते, क्या पता तुम्हारी ही हो जाती। तो अपना ही बच्चा खुद कर रहे होते, दिलो दिमाग भी वहीं लगा होता। अब ये तुम्हें बीवी समझ नहीं आ रही थी पहले, अब जब वहां हो गई बात, कार्रवाई हो गई, दिल से उतर गई, हो गया काम, अपना काम पूरा, भाड़ में जाए नूरा। यही है ना। अब तुम्हें अपनी बीवी समझ आ रही है। हाँ यार ये बहुत अच्छी है। अब अपनी बीवी देखने के लिए दूसरे के रास्ते क्यों आना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वही बात हो गई कि हमें अपने मुल्क में कोई सिंगर समझ ही नहीं आता जब तक बॉलीवुड का स्टेप ना लगे। राहत तो बैकअप सिंगर ही था, लेकिन जब मन की लगन और ये आपका मन की लगन था और उसके बाद कौन सा था, तेरी और, फिर बोला अरे राहत तो किंग है, क्या बात है राहत की। आतिफ भी हाँ बट ठीक है वो पॉप सिंगर है वो, लेकिन जब दूरी वहां से आया तो हमारे करीब हुआ आतिफ। तो हमें भी अपना समझ नहीं आता जब तक वहां का स्टेप ना लगे। तो इसी तरह अपनी बीवी भी समझ नहीं, जब तक बाहर कहीं बंदा दो चार जगह जलील ना हो जाए फिर समझता हाँ यार यहाँ सही है। क्या है ये? क्यों फैब्रिक, सोशल फैब्रिक अपना बिगाड़ रहे हो भाई? ढंग जहाँ किया है उसको निभाओ। देखो, बी अ फकिंग मैन। कमिटमेंट, सलमान खान से यही सीख लो यार। एक बार अपनी कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता। एक बार कर ली ना कमिटमेंट तो अब बस अब यही है। ये नहीं कि मेरा तो दिल नहीं था और ये नहीं था, वो तो काके बच्चे हो, बच्चे पैदा करते फिर रहे हो दुनिया भर में। मगर जहां अपना अपनी टांग अड़ा के अपना जो है ना स्टैंड लेना है, वहां पे तुम्हारे शार्ट है बिल्कुल। ठीक है ना, बहुत चीजें मुंह में आ रही हैं और वापस जा रही हैं, नो पन इंटेंडेड। समझ रहे हो? तो जहां मर्दानगी दिखानी है वहां से तुम भाग जाते हो। फिर जाके तुम कह रहे मैं इधर प्रेग्नेंट कर दूं उसको, ये कर दूं, उधर टीका लगा दूं, उधर कर दूं। ये क्या हरकतें हैं यार? टेक अ फकिंग स्टैंड, इट्स योर लाइफ, नो वन एल्सेस, प्लीज। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, जिस तरह पाकिस्तान को बचाने ना अमेरिका आएगा ना सऊदी आएगा, कोई नहीं आएगा। हमें खुद ही लड़ना है। ये बात अल्लाह का शुक्र है हमें पहले ही पता थी। एज अ कंट्री हमने खुद ही अपने आप को डिफेंड कर लिया और खुद ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आता किसी के लिए। इसी तरह आपकी इंडिविजुअल जिंदगी में भी देखो, बहुत होंगे आसपास हमदर्द, मगर वो फिर हमदर्द का ग्राइप बॉर्डर बन के ऐसे उड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। वो सिर्फ बातों की हद तक होता है, करना खुद होता है। सो इट्स योर लाइफ, ओनली योर डिसीजंस गुड और बैड विल मेक योर लाइफ गुड और बैड। मुझे अब जिस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, मुझे समझ आना लग रहा है कि ज़्यादातर पीपल हु आर सफरिंग उनकी अपनी मस्ती है, अपने ही मसले हैं, अपने ही मतलब स्टूपिडिटी है। लोग सफ़र अपनी स्टूपिडिटी की वजह से कर रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा कि अन्याय नहीं हो रहा, जुल्म नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, देयर इज़ नो डिनाइंग। बट एक बहुत बड़ा देखो, सेल्फ रिफ्लेक्शन ही तो सबसे मुश्किल है इस मुल्क में, इस कल्चर में, साउथ एशियन कल्चर में सबसे मुश्किल चीज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अपना भी तो देखो, अपनी भी गंद है, बिल्कुल है, बराबर है, वो उसको एडमिट नहीं कर रहे। एडमिट करो, बी अ मैन और अ वुमन, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, एंड ओन अप टू योर मिस्टेक। 2026 में यही गोल रख लो यार कि मैं ओन करूंगा, हाँ यार मेरी ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, बिल्कुल है, और मैं उनको अगर रिपेयर नहीं कर सकता एटलीस्ट एक्नॉलेज ही कर लूँ, पता तो चले कि हाँ गलती आ कहाँ से रही है। लेकिन अगर मैं अपने ही सब चीज़ें कारपेट के नीचे छुपा के दुनिया भर को दोष देता रहूँ कि भाई यही गलत है, उसकी वजह से हुआ, हुकूमत ये इसकी आ गई, फलाना फील्ड मार्शल की वजह से मेरी लव लाइफ, अबे कहाँ से, उसका क्या ताल्लुक है तुम्हारी इससे? ओन अप टू योर शॉर्ट कमिंग्स और लॉन्ग कमिंग्स, जो भी है ओन अप करें उसको, दूसरों को छोड़ दें दोष देना, और स्टैंड ले अपने लिए भाई। चाहे आप जिस चीज़ के लिए भी स्टैंड लेना चाहें, चाहे वो आपकी तालीम हो, लड़कियों की बेचारियों की मसला ये होता है वो बाहर पढ़ना चाह रही होती हैं, यहाँ कहते हैं हम तो तुझे सोल्जर बाजार ना जाने थे, तू कौन सा जर्मनी जा रही है, बैटल ही सारे यही हैं। बट योर स्टांस विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर एंड एवर। एंड देखिए, गुड थिंग्स विल ऑलवेज कम विद अ टफ डिसीजन।
आसानी से कोई चीज़ मिल जाए वो चीज़ ही कुछ नहीं होती। मुश्किल वर्दी चीज़ होती ही मुश्किल है, तो उसके लिए लड़ना पड़ता है और लड़ना आपने खुद है, आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। बहन भाई भी एक वक्त के बाद किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे एंड राइटफुली सो, उनकी अपनी फैमिली अपनी प्रायोरिटीज। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज मैन, दैट्स ऑल आई कैन से। तो इतना शौक है बच्चे पैदा करने का तो पहले ही सीधे रास्ते से जाके पैदा कर लो, वरना ना करो। और ये एक्सिंग मिक्सिंग ये बिल्कुल छोड़ दो, बिकॉज उससे होता ये है कि आप अपनी भी डैमेज करते हैं रिलेशनशिप और अगली की भी डैमेज करते हैं। ठीक है, अगर आप गेट ओवर हो गए वो भी कल को गेट ओवर हो जाएंगी, बट देन शी विल ऑलवेज हैव दिस गिल्ट इन हर कि यार मैंने इस ढक्कन को ऐसा मौका दिया ही क्यों जिंदगी में। एंड देन दैट्स नॉट अ नाइस वे टू लिव आइदर, टू लिव अ फॉल्स लाइफ या टू कंसील समथिंग एज बिग एज पॉसिबल प्रेगनेंसी। इट्स अ बिग थिंग मैन, गलती की आपने। तो देखिए, मोरली गलत हरकत है, स्पिरिचुअली 100% गलत हरकत है भाई। नज़रें भी नहीं उठानी चाहिए, आपने तो उठा ही लिया कुछ और। एंड सोशली भी यार गलत चीज़ है। बच्चे का सोचें, उस नन्ही जान का क्या कसूर होगा। ही हैज़ टू लिव दैट। एंड लाइक कल को ये बात रिवील हो जाए, आप उसका शौहर लात मार दे घर से बाहर, निकल इधर से, तू उधर, या मैं फैमिली रेस करना चाह रहा हूँ, तू उधर एक्सिंग वैक्सिंग कर रही, चल निकल इधर से। ठीक है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग तो हैं, मगर खाली फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आती ही रिलेशनशिप से मेरे भाई, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। आई हैव बीन अ पुअर मैन एंड आई हैव बीन अ नॉट सो पुअर मैन। आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एग्जाम्पल, हैप्पीनेस विल ओनली कम इफ़ योर रिलेशनशिप्स आर गुड। वरना पैसे पड़े होंगे बैंक में, क्या ही कर लोगे। देखो यार, वो उससे कहा है ना, वो हाथी राम ने, मैं उसका नाम में भूल जाता हूँ उनका यार, कि इंसान रहता है एक कमरे में, ये बाकी उसका गुरूर होता है। तो खाने को 2 रोटी ही खाते हो आप, पैसे जितने हो बैंक में, बहुत अच्छी जगह रोटी खा लोगे, लेकिन खाओगे तो वही मिकदार भाई। तो इट्स हैप्पीनेस इज ओनली वर्दी व्हेन इट्स शेयर्ड विद पीपल अराउंड यू। सो फैमिली, रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट मेक्स योर लाइफ होलसम। वरना मैं आपको 1 अरब रुपए दूँ और बोलूँ अकेले रहना है, आप चौथे दिन पागल हो जाओगे, नहीं रह पाओगे। पैसा इज़ अ फैसिलिटेटर, इट्स नॉट एंड ऑल बी ऑल। तो अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं, कल को उनको खुदा ना खास्ता शौहर बोले चल भाई निकल यहाँ से, बोरिया ऑफिसर, शी कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, बट इट वोंट बी अ फुलफिलिंग लाइफ, इट वोंट बी अ हैप्पी लाइफ। तो वो कितने ही बर्किन खरीद लेंगी अपने आप को पैसिफाई करने के लिए, तीसरे दिन वो भी जहर लगेगा, एंड देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू दैट। तो पैसे से आप कंफर्टेबल बेड तो ले सकते हो, मगर उस तकिए पे जो आंसू आएंगे और वो गीला होगा, वो कौन ट्राई करेगा। वाह भाई, फिलोसॉफिकल लाइन। खैर बहुत लाइनें हो गई, चलो भाई 9 बज रहे हैं। न्यू ईयर में हमने क्या करना है भाई, वैसे ही घर में फौतगी हुई है, बट आई जस्ट गो सी सम ऑफ माई फ्रेंड्स, खाना वाना खाएंगे, विल जस्ट पॉन्डर अबाउट अराउंड 2025 एंड हाउ लाइफ हैज़ बिन एंड हाउ वी 40s के बाद फिर यही होती हैं, फिर पार्टीज़ नहीं होती, फिर ये होता है हाँ भाई ये साल कैसा गुजरा, अगले साल क्या करना है, कितने मेडिकल टेस्ट कराने हैं, ब्लड शुगर कहाँ है, वर्कआउट कितना करना है, फिर ये हो जाती हैं बातें। फिर वो बेबीज़ वाली बातें हैं भाई, मेडीन जाएंगे, कोलंबियन बेबीज़, मामी कूलो ग्रांडे, ये सब पीछे रह जाता है। थाईलैंड के चक्कर सब ख़त्म हो जाते हैं। खैर चले भाई, अपना ख्याल रखें, आपसे बाकी बातें 2026 में करेंगे। शुक्रिया। ऑलराइट जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगला क्वेश्चन लेते हैं, गवर्नेंस पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन चाइना, यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया से आए ये सवाल। रिस्पेक्टेड जुनेद सर, गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन ट्यूनिंग इन। आई होप यू एंड द ऑडियंस आर डूइंग वेल during this festive period. I prefer to rely on my own wording and do not often turn to AI drafting my emails, as I like to keep my thinking and writing skills sharp. I wanted to share a few thoughts on the topic being discussed, and it felt it would be helpful to structure them more clearly before seeking your feedback. What follows are my brief observations, and I would genuinely appreciate your thoughts and critique on them. I'm writing this as a continuation of my college assignment where I examined rail infrastructure development in China versus the United States. I approached this topic as a student of infrastructure economics with my primary focus on how governance structures and leadership backgrounds shape large-scale technical outcomes. By way of introduction, I hail from Jammu and I'm currently studying at Punjab University as a student of infrastructure and city planning and economist. My original assignment analyzed how China's engineer-driven governance enabled the rapid expansion of high-speed rail, while the United States largely shaped
by legal and political institutions, run by lawyers, has struggled to execute comparable projects despite superior capital availability. Building upon that framework, I'm adding my own findings on India and Pakistan using the same lens applied to China and USA. In China, engineers dominate decision making at the highest levels. Problems are defined technically, solutions are selected decisively, and execution is pursued at scale. This has resulted in the world's largest high speed rail network, sometimes criticized for overbuilding but undeniably transformative in connectivity and industrial capacity. In the United States, leadership and institutions are predominantly lawyer driven. This ensured strong safeguards, debate, and legal scrutiny. However, it also produces paralysis in technical execution. California's high speed rail project illustrates how lawsuits, regulatory loops, political bargaining, and redesigns can stall even well funded infrastructure. India presents a different model altogether. Economic governance has historically been shaped by accountants, administrators, and businessmen. Policy making prioritizes balance sheets, fiscal caution, and incrementalism. Large infrastructure is evaluated through cost control and political optics rather than systems engineering. With the exception of Prime Minister Narendra Modi, who does not neatly fit into either accounting or legal mold, India has lacked sustained technocratic leadership at scale. As a result, India's infrastructure growth is steady but slow. Projects take decades instead of years. Rail modernization, freight corridors, and urban transit are constantly under execution, yet rarely transformative in one decisive phase. Compared to China and even the United States, India remains behind not due to lack of talent or capital, but due to absence of an engineering mindset in national execution. My concern is that at the time India completes its long planned projects, the technological and economic frontier will have already moved forward. यानी जब तक बनेगा दुनिया आगे निकल जाएगी. Pakistan case is even more structurally constrained. Economic decisions making has largely remained under military influence or military aligned leadership. This system prioritizes control, short-term stability, and strategic considerations over long horizon economic planning. Infrastructure and economic reforms are frequently disrupted by political turbulence, regional instability, and changes in power structures. Unlike China's engineer-led continuity or America's institution-led debate, Pakistan suffers from inconsistent policy direction. Projects are announced, halted, rebranded, or abandoned depending on the political cycle. This has resulted in Pakistan performing at the lowest level in South Asia on most economic and infrastructure indicators, despite comparable human potential. Chronic instability, civil military imbalance, and fragmented provincial politics further amplify this stagnation. In conclusion, the core insight from China versus USA comparison holds true across South Asia as well. No single mindset is sufficient. Engineering driven execution without political checks risks waste, while legal or bureaucratic dominance without technical authority leads to paralysis. India's unrealized potential and Pakistan's structural underperformance both stem from misalignment between who governs and what is being governed. Technical infrastructure requires engineers at the helm. Economic systems require long-term planners. Political and legal matters require lawyers and institutions. When societies mismatch these roles, growth slows and opportunity is lost. This comparative extension is an afterthought conclusion of mine as an independent analytical edition of my original assignment. Yours truly. Alright जी, so जैसा कि आपने ये सवाल सुना काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें एक पैरेलल ड्रॉ किया गया गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक आउटकम्स चाइना में, यूएसए में वर्सेस पाकिस्तान एंड इंडिया. और इन्होंने बताया कि चाइना में चूँकि इंजीनियर लेड प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट भी हम देखते हैं कि किस तरह चाइना ने चंद ही सालों में हाई स्पीड रेल नेटवर्क पूरे चाइना में फैला दिया. और इस बात का मैं भी गवाह हूँ. और आप अक्सर इस तरह की वीडियोस भी देखते हैं कि जी शंघाई 1987 में इस तरह दिखता था और अब इस तरह दिखता है, राइट. मेगा सिटीज़ बनाए और बड़े बड़े डैम वगैरह वगैरह. वेयर एज यूएस में आज भी रेल रोड उस तरह की अवेलेबल नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना. एक तो इसकी बुनियादी वजह ये है, देखिए बड़ा तो चाइना भी है, लेकिन चाइना में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ही जोन में हो रही है. अमेरिका 50 मुल्क हैं. अगर आप टेक्सास के एक कोने से गाड़ी चलाएं ना और 14 घंटे गाड़ी चलाएं, आप फिर भी टेक्सास में ही होते हैं, राइट. आप कराची से होपफुली इस्लामाबाद 14 घंटे में पहुंच जाते हैं अच्छी स्पीड पे अगर आप जाएं. इतना बड़ा तो खाली टेक्सास है.
और फिर उस जैसी 50 और स्टेट्स हैं। तो अमेरिका में इट्स नॉट इकोनॉमिकली वायबल उस हिसाब से रेल रोड बनाना। और जो बनाया भी मुझे उसके एग्जैक्ट नहीं पता ट्रैक कितना कवर करता है वगैरह वगैरह। फ्रेट ट्रेन्स तो हैं अवेलेबल बट और चूँकि अमेरिका जो है हेनरी फोर्ड ने डिज़ाइन किया और कॉरपोरेट्स वहाँ काफ़ी रूल करती हैं, तो कॉरपोरेट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस वहाँ दिखता है। डू यू नो फॉर अ फैक्ट कि जो सैटरडे और संडे की छुट्टी है ये हेनरी फोर्ड ने शुरू की थी, क्योंकि भाई 2 छुट्टियाँ होंगी तो पब्लिक गाड़ी में बैठ के जाएगी, जितनी गाड़ी चलाएगी माइलेज बढ़ेगी, वेयर एंड टेयर होगा, नई गाड़ी लेने आएगा। सो हेनरी फोर्ड वाज द गाय हु इन्फ्लुएंस वीकेंड। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसी तरह हम जो अक्सर ये सुनते हैं, अब मैं मिस्टर फैक्ट्स ऑन हो गया है, मिचलिन स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं। मिचलिन तो टायर का नाम है, एक टायर कंपनी रेस्टोरेंट्स को रेटिंग क्यों दे रही है और उसकी रेटिंग दुनिया में क्यों मानी जाती है? सो मिचलिन का मसला देखें, पुराने ज़माने में चीज़ें वर बिल्ड टू लास्ट, ठीक है, एक चीज़ बनाई है 100 साल चलनी है। बट फिर कंपनीज ने बोला कि भाई इस तरह हम क्या ज़िंदगी में एक ही बल्ब बेचेंगे, जुनेद साहब को हम हर महीने बल्ब बेचना चाहेंगे। तो इसको फिर कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, कि एक प्लान तरीके से, जैसे आपका आईफोन है, हर साल अगस्त में स्लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि नया आईफोन आ रहा होता है। तो वो जानबूझ के आपके फ़ोन को आहिस्ता 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 इतना स्लो करते हैं कि जब आप एप्पल के स्टोर में जाके चलाते हैं तो आपको वाज़ेह डिफरेंस फील होता है। और वो ओवर द कोर्स ऑफ एक दिन नहीं होता, ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू मंथ्स होता है। आपका फ़ोन आहिस्ता आहिस्ता स्लो करता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो करता है, एंड एप्पल हैज़ अग्रीड, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। वो चाहते हैं कि वो ऑब्सोलीट हो ताकि आप नई डिवाइस में, अब थिंग्स आर नॉट बिल्ट टू लास्ट। आपको याद होगा आपका रेफ्रिजरेटर, अगर आपने 80s 90s में कैलविनेटर का यूज़ किया है या किसी भी ब्रांड का, तो भाई वो 20-20 साल चलते थे। द फ्रिज दैट वी हैड इट लेट 80s में। माय ताया गॉट इट फ्रॉम सऊदी। कैलविनेटर का एक ब्रांड होता था किस ज़माने में। इट स्टेड विद अस टिल 2012, आराम से 25 साल निकाले उसमें। मतलब हमारे साथ फ्रिज भी बड़ा हुआ ना, फ्रिज ने सब कुछ देखा हमारा, लिटरली। तो थिंग्स वर बिल्ट टू लास्ट। अब चूँकि कैपिटल क्रोनीज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो वो चीज़ें ही ऐसी बनाते हैं कि हर साल आप अब बदलते हो। टीवी, हमारा नेशनल का टीवी इतना लंबा चला, सोनी का ट्रिनिट्रॉन इतना लंबा चलता था भाई, ठीक है। अब जो है 4 साल भी बड़ी बात कह रहा हूँ। टीसीएल का मैं ज़ाहिर एम्बेसडर हूँ और मैंने 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे स्टूडियो नंबर 2 पे आया था गेमिंग टीवी, बहुत बड़ा 65 इंच का। अभी तक ओके चल रहा है, बट अब कलर्स में थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आने लगा है, राइट। बट 4 साल बड़ी बात है, आज के दौर में 1 साल से ऊपर टीवी चलता ही नहीं है। तो ये इसलिए क्योंकि ताकि आप बार बार ख़रीदें। अब इसका ज़ाहिर है एक क्लाइमेटिक कॉस्ट भी है, क्योंकि इट एड्स टू, ज़ाहिर है, ट्रैश। एंड देन फिर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आप हर साल फ़ोन्स फेंक रहे हैं, अब हर साल आप टीवी, लैपटॉप, डूड, इसका इतना बड़ा फुटप्रिंट है ना, सोचे आपकी। सो मिचलिन टायर ने बोला कि भाई हमारा टायर तो चलेगा 20 साल, इसको रगड़ें कैसे, ठीक है। तो उन्होंने फिर दूर दराज के रेस्टोरेंट्स को रेटिंग देना शुरू की कि भाई फलाना रेस्टोरेंट जो घारों में कैफ़े इमरान है ना, क्या उनका रोश है। अब आपने बोला अच्छा यार मिचलिन कह रहा है तो अच्छा होगा, उसको रेटिंग अच्छी दे दी। अब हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं 2 घंटा दूर घारो और कैफ़े इमरान पे खा रहे हैं, और वाकई वो अच्छा भी है, नो डाउट मिचलिन की रेटिंग होती ओके है, ठीक है ना। तो दूर दराज की, इसलिए कि जितना टायर चलेगा वेयर एंड टेयर होगा, उतना पंक्चर होगा, वेयर एंड टेयर के बाद फिर आप नया टायर खरीदेंगे। तो इसलिए टायर की कंपनी को रेस्टोरेंट्स करने पड़े, राइट। सो अमेरिका में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो कैपिटलिस्ट ड्रिवन सोसाइटी है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है अब ऑयल, सबको ऑयल पे लगाना था, तो वो क्यों ट्रेन्स बना के ज़िंदगी आसान करते हैं यूरोप की तरह। बट देन अगेन यूरोप के शहर बहुत छोटे हैं, अमेरिका के शहर बहुत बड़े हैं, तो वो रेल रोड बनाने जाते हुए इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन कभी होता भी नहीं। बट देन अगर आप इफ़ यू लुक एट द कोर्स ऑफ द लास्ट 60 ईयर्स, जितने लाखों गाड़ियाँ सड़कों पे रुली हैं उससे तो कम ही होता। बट फिर वही अमेरिका में ना, अमेरिका इंडिविजुअलिज्म को बहुत वो करता है, प्रोमोट करता है। आप अमेरिका में जाएं, आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड नजर आएंगे लॉयर्स के, यू नो, अकरम एंड अकरम लॉयर, आर यू इंजर्ड, कॉल अस राइट नाउ। इंडिविजुअलिटी बहुत प्रोमोट होती है, वेयर एज इन इंग्लैंड इंस्टीट्यूशंस प्रोमोट होते हैं। इंग्लैंड में आपको कभी इस तरह का ना किसी आदमी का बिलबोर्ड नहीं नजर आएगा, अमेरिका में तो उतरते ही आपको नजर आएगा।
सो वहाँ पे ना ये इंडिविजुअल एक्सप्रेशन विच इज़ वाई इट्स लाइक द मोस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिविजुअलिटी की बड़ी वो है। तो फिर इंडिविजुअल को अपनी गाड़ी, अपना घर, फलाना ढिमकाना। खैर, इट्स अ बिग कंट्री, सो अगर रेल रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करें तो वो कैपिटलिस्ट को नहीं वारे खाता होगा, तो उन्होंने ये चीज़ें कभी आने ही नहीं दी। रही बात चाइना की, देखिए भाई, इसमें ना लुइस सीके का एक बहुत अच्छा जोक है, एक लाइक इट्स लाइक अ होल सेट। वो ये है कि स्लेवरी गेट्स शिट डन। अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें कि आई डोंट वांट टू सी, तो यू गेट ग्रेट स्टफ मैन। अब ये जो आप आईफोन लेके बैठे मुझे देख रहे हो, तो ये आईफोन जिन फैक्ट्रीज में बनता है वहाँ पे नेट्स होते हैं, क्योंकि लोग छलांगे मारते हैं। आई किड यू नॉट, मैं एक पाकिस्तानी फैक्ट्री में गया, चाइनीज ड्रिवन। मैंने इतने अलर्ट पाकिस्तानी ज़िंदगी में नहीं देखे जितने उस चाइनीज, ऐसे कमर सीधी करके बैठे हुए थे, और वो ना इधर देख रहे थे ना इधर देख रहे थे। मुझे लगता है ना डंडे पड़ते होंगे उनको। मैं इतने क्यों, वरना अपना बंदा तो भाई वो फिर पैर ऊपर करेगा, नाखून से खेलेगा, मैल निकाल के इधर उधर फेंकेगा, बॉल बना के मैल की। भाई ऐसे जैसे आप किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में आ गए हो, ठीक है। इतने मतलब सीधी कमर वाले पाकिस्तानी मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखे, राइट। रिलैक्स ही देखे हैं लोग थोड़े। तो चाइना में जिन फैक्ट्रीज में एप्पल के फ़ोन बनते हैं या दूसरी डिवाइसेस बनती हैं, वहाँ लोग बाकायदा खुदकुशी कर लेते हैं, बिकॉज द जॉब इज़ इनसेन, एंड दैट्स वाई इट कॉस्ट चीपर बिकॉज द लेबर इज़ सो चीप। वो कहते हैं ना, जब iPhone 7C आया था ना, तो द जोक वॉज फेमस कि दैट्स हाउ मच अ 14-year-old गेट्स पेड एन आवर टू मेक एन iPhone। 7 सेंट ही मिलते होंगे उसको। तो वहाँ बाकायदा फैक्ट्रीज में नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको दिखता नहीं है। वियतनाम में 12 साल का बच्चा आपका नाइकी का जूता बना रहा है, तभी वो अफोर्डेबल तो फिर भी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक स्नीकर $500 का या $300 जितने का भी होगा, मैं इस पर इतना मेरा वो नहीं है फोकस, तो वो इसलिए अगर अमेरिका में बने तो वो $1000-1500 का चला जाए भाई। तो अगर आप कुछ देर के लिए अपनी आंखें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कर लें, तो ज़िंदगी ग्रेट है यार। मतलब आपको ज़बरदस्त शीन के कपड़े 15 दिन के अंदर मिल रहे हैं कैलिफोर्निया में बैठे बैठे, चाइना से। वो एक एक फनी रील थी। वो एक कंटेनर शिप है, सॉरी एक शिप है फुल ऑफ कंटेनर्स, और वो रकेट समंदर में ना यूं 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 करके आ रही है। तो उसमें किसी ने लिखा हुआ था, माई $15 पॉकेट पुसी, स्टीव मैक्वीन पॉकेट पुसी मेकिंग इट्स वे फ्रॉम टीमो हेडक्वार्टर्स, राइट। आप हर छोटी छोटी चीज़ चाइना से मंगा रहे हो, वो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ रही है एज अपोज टू कि आप यहाँ सदर चले जाओ, राइट। सो वो सस्ती क्यों पड़ी है, कभी सोचा है? मतलब आप सोचे कि यार एक चीज़ मुझे पड़ी ही $1 की है या $5 की है, वो चाइना से यहाँ तक पहुँची कैसे $5 में? ठीक है, दे वर्किंग ऑन बिग स्केल। एक इसको कहते हैं ना इकोनॉमिक ऑफ कौन सी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कि अगर आप एक सेब पे आपका 10 सेंट बन रहा है, तो आप 1 करोड़ सेब बेचेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, तब आपको फ़ायदा है। गेट इट? तो वो एक इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो स्लेवरी जहाँ होगी, लाइफ विल बी ग्रेट, बट अगर आप इग्नोर कर सको, ठीक है। वी लव द मिडल ईस्ट फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बट कैन यू फकिंग वर्क एट 50 डिग्री सेल्सियस, वो भी रोड पर डामर बनाना? मतलब रोड आपने पेव करना है। आम जिंदगी में कहीं रोड पेव हो रहा होता है, कितनी गर्मी होती है वहाँ। जाहिर है वो उसको हीट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम वो देखते नहीं है ना, या हम वहाँ से गुजरते नहीं है, या वो एरिया कॉर्डन ऑफ होता है। अभी सबने बुर्ज खलीफा पे एंजॉय तो कर लिया फायरवर्क। बुर्ज खलीफा बना कैसे था, कभी पता है, कभी सोचा है इस बारे में? तो बस अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, लाइफ इज़ ग्रेट मैन। तो चाइना जिस हिसाब से काम करवाता है और जिस तरह मामलात वहाँ होते हैं, तो इसलिए हाई स्पीड बन जाता है भाई। 15-15 दिन में वो पूरा अंडरपास खींच देते हैं, बल्कि एक एक दिन में भी बना लेते हैं। कुछ बिल्डिंग्स के तो एक दिन में एक फ्लोर बना देते हैं भाई। एफिशिएंसी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट वही वाली बात है ना, चीप लेबर है, एक्सप्लॉयटेशन है कहीं ना कहीं। सेम गोज फॉर मिडल ईस्ट। 1500 दिरहम तनख्वाह होती है यार बेचारों की, लेबर की। काम करें ना ज़रा उस तरह। सो जहाँ एक्सप्लॉयटेशन होगी, अब अमेरिका में आप ये कर नहीं सकते। अमेरिका में आपको पूरी वेज देनी पड़ेगी। अभी कॉल सेंटर क्यों है इंडिया में या पाकिस्तान में, बीपीओ इंडस्ट्री क्यों है यहाँ पे? इसकी वजह ये, अमेरिका में हायर करेंगे। मैं ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्यों था भाई?
मैं इसलिए था बिकॉज ना मुझे मेडिकल मिल रहा था, ना मुझे किसी किस्म का सेवरेंस पैकेज था, मुझे किसी किस्म का कोई इंश्योरेंस नहीं थी, कोई मेडिकल अलाउंस कुछ भी नहीं था। मैं जितना काम करता था उतने पैसे मिलते थे, बट बिकॉज वो डॉलर में थे मेरे लिए वो भी बहुत थे, हालांकि उनके लिए वो बहुत कम थे। राइट, आई वॉज अ चीप लेबर। तो जहाँ एक्सप्लॉयटेशन होगी वहाँ आपको रिजल्ट्स भी फिर दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर रिजल्ट्स दूसरी जगह नहीं है। ये जो आपने बात की अमेरिका वगैरह की, वो चेक्स एंड बैलेंसेस इतने देखें। somebody had rightfully pointed out कि एक साइकिलिस्ट था, फ्रेंच साइकिलिस्ट था, ही वाज राइडिंग फ्रॉम दुबई टू अबू धाबी, सो ही इनकाउंटर्ड अ पॉट होल। अब ज़ाहिर है आप इतनी स्पीड में डाउन स्ट्रीम आओगे तो पॉट होल ज़रा आपकी साइकिल को बड़ा अच्छा डैमेज कर सकता है। उसने रुका, उसने रील बनाई, अगले दिन उसने दोबारा बनाई कि यार आरटीए ने देखो बना भी दिया रोड। राइट। इसी तरह वहाँ पे काम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। इसी तरह शेंजन में एक कंटेंट क्रिएटर, उसका काम ही यही है, वो छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता है कि देखिए ये जो व्हील चेयर का रैंप है ये उखड़ा हुआ है तो यहाँ से डैमेज हो सकता है, अगले दिन वो बना हुआ होता है। आई थिंक वो स्टेट का ही बंदा होगा, चाइना में बोल ही ना दे कोई इस तरह। तो वो एफिशिएंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई वहाँ पे ये थोड़ी ब्यूरोक्रेसी, और फिर फाइल बनेगी, फिर वाटर बोर्ड पे जाएगी, फिर केएमसी ऑन बोर्ड है, केडब्ल्यूएसबी ऑन बोर्ड है, एसबीसी ऑन बोर्ड है, केएमसी केडीए, मतलब नाम ही लेते रहो ना आप। तो ब्यूरोक्रेसी आप जितनी बढ़ाओगे उतना ही वहाँ पे स्लो होगा। अमेरिका में लॉ सूट्स तो बात बात पे लॉ सूट, भाई मैं फिसल जाऊँ मैं तुम्हारे कर दूँ। लोग जानबूझ के फिसल रहे होते हैं वॉलमार्ट की पार्किंग लॉट में कि देखो भाई यहाँ पे ये स्पिल था, ये था, वो था। तो जहाँ लॉ सूट्स की बाजार इतना गर्म हो और लॉयर जगह जगह बिल बोर्ड पे आपको कह रहा हो कि कुछ भी हो हमारे पास आ जाओ, तो वो तो फिर होल्ड कराएंगे चीज़ों, फिर चीज़ों की कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि जैसे आपने कहा कि डिस्पाइट इन अ प्लेस लाइक कैलिफोर्निया वो नहीं हो पाया। किसी ने आई थिंक रोरी सदरलैंड, देयर इज दिस गाय, आई रियली लाइक हिम, इज़ अ जीनियस मार्केटियर। ज़रूर उनको देखिएगा, उनके टिकटॉक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिश है, बट लाइक ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक उसने कहा था या किसने कहा था कि इन इन हाँ, आई थिंक एंड्रू टेट ने कहा था, सॉरी मैं बड़ा मेंशन करता हूँ, अब आप ये ना समझे मैं टेट माइंडसेट वाला हूँ, आता रहता है, आई फाइंड हिम फनी। तो उसने यही कहा था भाई दुबई में कोई मसला है, ठग गवर्नमेंट ने बोला भाई ये होना है, हो जाता है। अब यही चीज़ आप यूरोप में करा लो, पहले वो ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, फिर रेड टेप होगी, फिर उसके मैकेनिक्स होंगे, फिर बिड होगी, फिर दिस दैट ये वो कर करके साल लग जाएगा, वो पॉट होल ही नहीं बनेगा। ठीक है। सो जहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वहाँ पे चीज़ें स्लो टाइम लेती हैं। अब फिर अगर आप हम सो ये तो यूएस और चाइना का फ़र्क हो गया। चाइना इज़ लाइक वन पार्टी रिजीम, और वहाँ पे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बेसिकली इंजीनियरिंग का काम है तो इंजीनियर ही होगा। ठीक है ना। यहाँ पे डेपुटेशन देखिए, एफआईए वाले बेचारे, आप ज़ाहिर है कई अरसों से लोग लान तान कर रहे हैं ऑफलोडिंग के ऊपर या डकी भाई वाले मामले के ऊपर, बट ये तो आप ऊपर की चीज़ है ना। आप उनके किसी एम्प्लॉय से बात तो करें, उनको ग्लास सीलिंग है। जो जो एक बंदा एफआईए में, सॉरी मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि एक्सपर्टीज़, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ वाले लोग ऊपर बैठे होंगे तो काम कैसे होगा। डेपुटेशन ही नहीं होती, मतलब एफआईए, जो एक आदमी ने अपना करियर एफआईए में सिपाही से शुरू किया है, करते करते गया है, वो कभी भी एफआईए का हेड नहीं बन सकता। वो हमेशा डेपुटेशन होगी बाहर से, कोई पुलिस का बंदा आ जाएगा, कोई कहाँ का आ जाएगा, कोई कहाँ का आ जाएगा। वो 2 साल के लिए आता है, जब तक उसको काम समझ आता है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब हेड ही आप बाहर से बंदा लाओगे, इट्स लाइक मैं एक यूट्यूब कंपनी हूँ, मुझे पता है कंटेंट डिज़ाइन कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनना है, अपलोडिंग टाइम क्या है, इसकी पीछे बहुत बड़ी साइंस है। कभी ये वीडियो भी बनाऊंगा पब्लिक नॉलेज के लिए। अब इस पे आके मेरे को टेक्सटाइल इंजीनियर बिठा दूँ, केमिकल इंजीनियर बिठा दूँ, तो वो तो जब तक समझेगा इस चीज़ को तब तक तो उसके जाने का टाइम हो जाएगा। तो इंडिया पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है, रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, या फिर कभी कभी तो होता ही नहीं है। और फिर जो आपने जो पैरेलल ड्रॉ किए हैं, जैसे आपने मोदी सरकार का किया है, सो मोदी के इसमें व्हाट आई कैन से इज काफ़ी डिपार्टमेंट्स में किया होगा अच्छा काम, बट ओवरऑल when it comes to making cities livable, he hasn't done a great job, and this is something what Indians have told me who live there. मतलब अमीर दोस्त तो ओके हो गए हैं, मतलब अडानी वडानी ये सब ज़्यादातर फोकस वहाँ रहा है, मगर डेवलपिंग लिवेबल सिटीज़, प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट्स तो दिया है काफ़ी, बट लिवेबल सिटीज़ पे फोकस नहीं किया। डिपार्टमेंट्स में किया होगा अच्छा काम। और अब जैसे जी जिनपिंग है, ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर,
तो भाई वो एक प्रोसेस से गुजरा है, उसको वो अंडरस्टैंड करता है इन चीज़ों को, एक्सपर्टीज़ है उसकी। अगेन यू डोंट हैव टू हैव अ पर्टिकुलर डिग्री टू रन अ कंट्री, यू हैव टू बी अ गुड मैनेजर बेसिकली। हमारे यहाँ देखो मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि सबको इनसिक्योरिटी है। पाकिस्तान की बात कर ले तो यू राइटफुली सेट कि इंटरवेंशन बहुत है दूसरे डिपार्टमेंट्स की हर जगह, तो चीज़ें नहीं हो पाती। और फिर ज़ाहिर है, अब देखें इसकी एक बड़ी आसान मिसाल है। जब बाजवा साहब थे आर्मी चीफ तो कोई एक मसला हुआ था, तो किसी ने अपील की थी आर्मी चीफ को। अब ये काम एक लोकल एसएचओ का था, आई थिंक कोई कराची का बिजनेसमैन था, उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा था, आर्मी चीफ से अपील। अरे आर्मी चीफ तेरे उस पर आएगा, वो बैठता ही नहीं है। वी डोंट नो हु टू आस्क, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो हु टू ट्रस्ट, एंड देन वी डोंट नो हु टू आस्क। अगर मेरी बिल्डिंग में प्लम्बिंग का इशू है तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ी बुलाऊंगा भाई, मैं प्लम्बर ही बुलाऊंगा जो समझता हो उस चीज़ को, रेलेवेंट बंदा। तो हमारे यहाँ अगर जो एसएचओ लेवल का काम भी अगर लोगों ने आवाज़ आर्मी चीफ को ही देनी है कि आप आएँ हमें बचाएं इन गुंडों से जो हमसे अभी जैसे आपके रियल स्टेट वाले काफ़ी कह रहे थे कि जी भत्ते की बड़ी कॉल्स आ रही है तो आर्मी चीफ कुछ करे। अब ये काम एसएचओ का है, बट ट्रस्ट ही नहीं है, सो मिसट्रस्ट बहुत है ऑन इंस्टीट्यूशंस, ऑन डिपार्टमेंट्स। तो फिर रह दे के सब एक ही जगह जाते हैं। अब वो अपना काम करे भाई, वो फील्ड मार्शल है, वो मुल्क देखें, रीजन इतना हॉट चल रहा है आजकल, वो यमन की सिचुएशन देखें, लिबिया की सिचुएशन देखें, इसराइल की सिचुएशन देखें, अपनी 4 बॉर्डर एक्टिव हैं वो देखें, या वो भत्ताखोरों से लड़ें। भाई जिस उनका काम ही नहीं है भाई, ही कैन इन्फ्लुएंस फॉर श्योर, बट डीप डाउन तो भाई लोकल आदमी नहीं काम करना है। बट वही हमारे यहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट इन डिपार्टमेंट्स, एक ही इदारे पे सबका ट्रस्ट जाता है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। और फिर हमारा जो विजन भी होता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, स्ट्रेटेजिक नहीं होता, हमारा ज़्यादातर होता है कि इस हुकूमत में जो अच्छा लगे। अगेन एजुकेशन पे कोई काम क्यों करे जब एजुकेशन आप मेजर नहीं कर सकते। आप रोड्स मेजर कर सकते हो, राइट, आप इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर कर सकते हो। पुल बन जाता है 6-8 महीने में, तो आप पुल दिखा के वोट ले सकते हो, कूल भी बन जाएगा 6-8 महीने में, बट वो टेंजेबल नहीं है ना, यू कांट मेजर। आप ये बोल सकते हो कि जी इतने हज़ार ग्रेजुएट्स हुए, बट लाइक मुल्क में क्या बेहतरी है उनके होने से, यू कांट मेजर दैट, राइट। तो इसलिए इनका फोकस मेजरेबल चीज़ों पे होता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म इनका करियर होता है क्रिकेटर की तरह। तो उसी के अंदर इन्होंने देखो रह दे के जितने पॉलिटिशियन हैं सबके दौर में मार्शल लॉ तो आया है, तो 10 साल तो वही माइनस हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको छोटी छोटी विंडो मिलती हैं परफॉर्म करने की, तो अब आपने उसमें फिर यही दिखाना है, रोड्स दिखाना है, हॉस्पिटल्स दिखाने हैं। सो इंस्टीट्यूशन डेवलप हमारे यहाँ नहीं हो पाते हैं, बिकॉज एसेंशियली पॉलिटिशियंस आर रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। तो सोसाइटी इनसिक्योर है, हमें कुछ पता ही नहीं कल क्या हो सकता है, तो पॉलिटिशियन भी उतना ही घबराया हुआ, उसको भी नहीं पता मैं आज हूँ कब तक रेलिवेंट हूँ। आज मुझसे सब खुश हैं, कल पता नहीं कौन बोले चलो भाई उतरो यहाँ से। तो इसलिए लॉन्जेविटी पे किसी का फोकस नहीं है, इमेज बिल्डिंग पे फोकस है। तो इमेज बिल्डिंग से तो आप एक हद तक ही कर सकते हो ना, यू कांट फेक इट टिल यू मेक इट इन दिस लाइन ऑफ वर्क। मतलब आपको लॉन्जेविटी तो करनी ही पड़ेगी। आप कुछ अरसे तक डिफरेंट टचेस यूज़ कर करके आप फेक कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। बट चूँकि जिस तरह हम इनसिक्योर हैं, तो पॉपुलैरिटी के लिए वो भी बहुत इनसिक्योर होते हैं, और फिर वो भी उन्हीं चीज़ों पे जाते हैं। सो पाकिस्तान के और भी मसले हैं। इंडिया में कम से कम ये कि पता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही आएगी, राइट, और उसमें किसी और का अमल दखल नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोर्ट्स अपना काम करेंगी, हर कोई अपना काम करेगा। यहाँ पे यही नहीं पता ना कौन क्या करेगा, कौन किस तरफ आ जाएगा। जज बोलेगा मैं डैम बनाऊंगा, अब जिसको डैम बनाना है तो बोलेगा फिर असी घर जाइए, फिर की करिए, फिर आप ही बना लो डैम। तो मैं आके फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाऊं, आप डैम बना लो, मैं वो बन जाऊँ, लेकिन वो भी नहीं। तो भाई अब इसमें बूमर माइंडसेट में अब क्या ही हो जाएगा। सो नो डाउट चाइना में एफिशिएंसी है, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, दैट इज़ लाइक अ वेग एरिया, ठीक है। मिडल ईस्ट में भी काफ़ी एफिशिएंसी है, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। सो या बाकी हमारी इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी है, और
इंसेंटिवाइज वही चीज़ होती है कि जिसमें चंद लोगों का फ़ायदा है। पब्लिक ड्रिवन पॉलिसी नहीं होती, एलीट ड्रिवन पॉलिसी है। एलीट कहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर सकती है अपना, एलीट कैप्चर में हम बेसिकली फंसे हुए हैं। तो उनको जिस चीज़ में फ़ायदा है वो पॉलिसी उसी तरफ डिराइव कर लेते हैं, ठीक है ना। गंदम उगेगी, सारी एक्सपोर्ट कर देंगे, बोलेंगे ओ मुल्क में कम हो गई, वापस ले आओ। तो दोनों एंड से वही काम आता है, चिट भी मेरी पट भी मेरा। सो जहाँ पे इस लेवल की चीटिंग हो तो वहाँ पे किसी भी किस्म का पॉलिसी फ्रेमवर्क, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट काम हो नहीं पाएगा, कभी हो ही नहीं सकेगा। बट नेवरदलेस दिस योर work is exceptional. Your argument was very analytical, very original, and very thought provoking. I hope I was able to perfectly frame it. However, it's not my area of expertise. I can only speak from the standpoint of what I understand or what I have understood so far with regards to how things work around the world. But I hope sanity prevails and जो लोगों के लिए बेहतर हो वो हो। लेकिन फिर वही वाली बात है, हर जगह किसी न किसी किस्म का कैपिटलिस्टिक एलीट कैप्चर है विच लिमिट्स एंड इनहिबिट्स प्रोग्रेस, बिकॉज जब चंद लोगों का फ़ायदा काम किए बगैर हो सकता है तो काम करके मासेस का फ़ायदा क्यों किया जाए। सो या, बट थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, अप्रिशिएट इट। और जी अगला सवाल, एक माँ की उलझन और एक खामोश सवाल। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, मैं ये पैगाम पाकिस्तान से लिख रही हूँ एक आम सी औरत की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से जिसके सवाल बहुत हैं और जवाब कहीं बिखरे हुए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 8 साल की है, इससे छोटा बेटा 5 साल का है और सबसे छोटा 3 साल का है। मेरी समझ के मुताबिक मेरी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। मैं ख़ुद को ज़हनी तौर पर इस हिसाब से तैयार कर चुकी थी कि घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई, उनकी सेहत, सब कुछ जैसे तैसे एक तरतीब में चल रहा था। लेकिन फिर अचानक मुझे दोबारा प्रेगनेंसी हो गई। ये खबर मेरे लिए खुशी नहीं बल्कि खौफ बनकर आई। इस वक्त मुझ पर पहले ही बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। मुझे अभी ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे बच्चों से मोहब्बत नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मेरी ताकत भी एक हद तक है। जब मैंने ये बात अपने शौहर से की तो वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए। उनका कहना था कि बच्चे को दुनिया में आने दो, सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो कहते हैं कि नॉर्मल इंसान ऐसी बात सोचता भी नहीं, बच्चा ज़ाया करवाना कत्ल के बराबर है जिसकी बख्शिश नहीं होगी। वो सब बातें बहुत यकीन और सुकून से कहते हैं, शायद इसलिए कि वो बोझ आखिरकार मेरे जिस्म ने उठाना है, मेरी नींद ने कुर्बान होना है और मेरी ज़हनी हालत ने टूटना है। मैं ये सारी बातें समझती हूँ कि दीन की अहमियत को भी मानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर कोई ये भी समझे कि हम इंसान हैं, हमारे हालात भी होते हैं और हर शख्स के बस की बात नहीं होती कि वो हर इम्तिहान खामोशी से चुपचाप दे दे। मेरे घर के अखराजात अभी बहुत बड़ी मुश्किल से बने हुए हैं। बच्चों की फ़ीस, किताबें, यूनिफ़ॉर्म, इलाज, किराया, रोज़मर्रा के खर्चे, सब कुछ बमुश्किल पूरा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएँ, किसी काबिल बने और इस मुल्क से बाहर या अंदर जहाँ भी मौका मिले इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर एक और बच्चा आ गया तो मुझे डर है कि हम अपने मौजूदा बच्चों को स्कूलिंग भी पूरी नहीं करवा पाएंगे। मैं ये बात शौहर को समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह रिज़्क देता है। बात वहीं ख़त्म हो जाती है, जैसे मेरी फ़िक्रें सिर्फ मेरे दिल का शोर हों, हकीकत नहीं। मैं मानती हूँ कि अल्लाह रिज़्क देता है, मगर ये भी जानती हूँ कि माँ की ज़िम्मेदारी सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होती, बल्कि उसे पालना, संवारना और एक बेहतर इंसान बनाना भी होता है। इस वक्त मैं खुद इस काबिल महसूस नहीं कर रही और सच को सामना शायद सबसे मुश्किल है। सच को मानना शायद सबसे मुश्किल है। मैं किसी गुनाह की ख्वाहिश नहीं रखती, मैं किसी गलत नीयत से नहीं सोच रही। मैं सिर्फ अपने हालात, अपनी ज़हनी कैफियत और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर खौफज़दा हूँ। आप अक्सर कहते हैं कि हमारे माशरों में मज़हब को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये सहारा भी है और नशा भी। शायद इसी नशे में हम औरत की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर जब वो आवाज़ घर के अंदर से आ रही हो। बराए करम मुझे बुरा मत समझें, मैं सिर्फ़ एक माँ हूँ जो अपनी हद और अपने हालात के बीच फंसी हुई हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि क्या सोचना, क्या मानना और क्या करना दुरुस्त है। अल्लाह आपको आसानी दे। एक पाकिस्तानी माँ। तो जैसा कि आपने सुना कि एक खातून हैं, उनके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, 8 साल, 5 साल और 3 साल के, और उनके मुताबिक उनकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फिर एक प्रेगनेंसी हो गई और शौहर बज़िद हैं कि इसको गो थ्रू करें।
जबकि इनकी अपनी हिम्मत ज़ाहिर है जवाब दे गई है, और फिर ज़ाहिर है इंसान अपनी कैलकुलेशन से चलता है, और वो यही कह रही है कि अभी तक तो खर्चे हाथ में है, लेकिन एक नए बच्चे की वजह से बाकी बच्चों की स्कूलिंग मुतासिर होगी वगैरह वगैरह। और फिर शौहर का यही कहना कि रिस्क अल्लाह देता है वगैरह वगैरह। वो ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ अक्सर बात की जाती है। देखिए इस्लाम में सबसे, देखिए खुदकुशी हराम क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जान आपकी नहीं है, ये अमानत है, अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह को वापस जिस जो टाइम मुकर्रर है उस पे करनी है, ठीक है? तो ये आपकी तो है नहीं, तो आप वो चीज़ छीन नहीं सकते जो आपकी है नहीं। तो इसी तरह खुदकुशी तो एक अलग गुनाह है, खुद अज़ियत देना खुद को भी बुरा समझा जाता है, और पसंद नहीं किया जाता। तो ये भी खुद को अज़ियत देने के बराबर है। देखें इंसान की जान से ज़्यादा प्रेसिडेंस किसी चीज़ की नहीं होती, और ग़ालिबन रिलीजन भी कभी नहीं चाहेगा कि कोई इंसान या कोई माँ अपनी जान को जोखों में डाल के बस बच्चे प्रोड्यूस करती रहे। भाई वो बच्चे हो तो जाएंगे, लेकिन अगर माँ जो फाउंडेशन है, देखें बाप तो, जो एक ट्रेडिशनल बाप का रोल है वो तो बस यहीं तक ही है ना, कि बस इंसेमिनेट किया और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और फिर उसके बाद संभालना तो माँ नहीं है। तो जो बाकी जो घर है वो जो डिस्टर्ब होगा, वो भी तो एक गुनाह ही है ना, कि जानते मानते ही आपने अपने आप को मज़ीद मुश्किलात में और मज़ीद अज़ियत में डाला। देखें अगर तो आपकी इस्तिताअत है ना, तो आप इलॉन मस्क की तरह 14 बच्चे भी करें, आपकी इस्तिताअत है, खल्ली वल्ली को मसला ही नहीं है, ठीक है? लेकिन जहाँ वैसे ही आपके मामलात इस तरह चल रहे हैं, तो बेहतर है कि आप और आपको देखिए हर इंसान की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। वो दौर अलग थे जब ख़वातीन के 10-10 12-12 बच्चे होते थे, एंड दे वुड बी वेरी नॉर्मल, बिकॉज़ वो गुज़रे टाइम की बातें हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि भाई ऑन एवरेज बचते 3 ही थे, ठीक है ना? मेरे अब्बा के भी इन टोटल कभी उन्होंने सारे देखे नहीं, क्योंकि वो आते गए जाते गए। पता नहीं 12 या 14 बहन-भाई थे भाई एट सम पॉइंट, मतलब एक साथ कभी नहीं थे। कभी किसी को फलानी डिजीज़, क्योंकि होता ही यही था, वैक्सीनेशन थी नहीं, बच्चे मर जाते थे, तो इसलिए शादी जल्दी होती थी कि भाई औरत को पैदा करने का पीरियड ज़रा लंबा मिले, और वो ज़रा 10-12 दे दे, और फिर उसमें से ज़ाहिर है बचना 3-4 नहीं होता है। और ये बड़ी कॉमन चीज़ थी। अब ज़ाहिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेडिकल साइंस के बाद तरक्की हुई है, तो अब बच जाते हैं बच्चे। चाइल्ड मोर्टालिटी इतनी ज़्यादा अब नहीं है दुनिया भर में, अगर देखें एवरेज। सो माँ की सेहत अफ़ज़ल है भाई, उस माँ ने ही चलाना है। इससे मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक साहब होते थे, अब तो खुद तो फौत हो गए। उनकी 5 बेटियाँ थीं, और वो बेटे के चक्कर में बस वो करते रहे, कोशिश करते रहे। 7वीं औलाद नहीं, 6ठी औलाद जाके फिर बेटा हुआ। मगर वो औरत को मैं देखता था, आई यूज्ड टू फील सो सैड फॉर हर। उसकी बेचारी के माथे पे हर वक़्त पट्टी बंधी रहती थी, और एंड हर शी वाज़ ऑलवेज़ वोर्न डाउन, जिसको कहते हैं ना, वो बस थकी-हारी, उसकी आँखों के नीचे बड़े-बड़े हलके पड़े होते थे। माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत प्यारी थीं, ज़ाहिर है माँ पे ही गई होंगी, लेकिन माँ की हालत ही ख़राब हो गई थी, सिर्फ़ इस चक्कर में। वो जब देखो उसका जो है ना, मतलब प्रेगनेंसी में इधर से उधर। फिर वो ज़ाहिर है हम तो ट्यूशन पढ़ते थे, छोटे थे, तो टीचर समझती थी कि हमें समझ नहीं आ रहा, मैम तो सब समझते थे। तो वो डाँटती थी कि मना समझाती क्यों नहीं उसको, हर हर साल का तुम्हारा ये बन गया है, ये है, वो है। वो आगे से बोलती थी मैं क्या करूँ, वो मानते नहीं हैं। यही बातें हमें सुनने को मिलती थी। तो दैट लेडी वाज़ लाइक लिटरली, लगता था हवा ही चला रही है उनको। फिर वो साहब का इंतकाल हो गया, अब पीछे 6 यतीम बच्चे, 6 बच्चे यतीम, कौन पालेगा इस माशरे में? ठीक है, खुद भी कोई इतने वो नहीं थे, मतलब मामूली सी नौकरी करते थे। मैं इदारा नहीं बताऊँगा, फिर ज़ाहिर है लोग, पीपल विल नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो चले गए वो, अब पीछे बच्चे जो हैं बेयारो मददगार। खैर बच्चियाँ बड़ी हो गई, उन्होंने सँभाल लिया अपने आप को, लेकिन क्यों डालना? जानते-बूझते जब पता है माशरा ऐसा है, ऐसे जोख़िम में क्यों डालना? और फिर वही वाली बात, एक औरत का बहुत कुछ नुचड़ जाता है व्हेन शी गोज़ थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, वो एपिड्यूरल मेरी बीवी को एक बार लगा था, और वो अगले 3 साल तक उसको पेन रहा। मतलब पेन रहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, अल्ली-वल्ली, ठीक है? सारा पेन तो उसने झेला, प्रेगनेंसी का, दिस दैट फलाना-ढिमकाना। इट टेक्स अ लॉट।
और मर्दों को भी चाहिए भाई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं उसके भी, और आपको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि मेरे अखराजात कितने हैं। बचपन से हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। तो इंसान को अपनी चादर का तो पता होता है ना, भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, इस पे मैं इतने ही बच्चे कर सकता हूँ। या फिर ये कि मैं क्या डिटेल में जाऊँ, कॉन्ट्रासेप्शन की कोशिश करें। आपको नहीं मज़ा आता हो कॉन्ट्रासेप्शन के साथ, तो दूसरे भी तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं यार अब तो। तो अपने ऑर्गेज़म के चक्कर में आप एक जीती जागती औरत से उसको उसकी ज़िंदगी आप ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, ठीक है? वो एक माँ जो अपने लिमिटेड नंबर ऑफ़ बच्चों को एक बहुत अच्छी तरबियत दे सकती है, आप उसमें मल्टीपल एडिशन करके उन सब से अच्छी तरबियत छीन रहे हैं। तो ये कैसी पेरेंटिंग हुई? तो सोचा करें इन चीज़ों के बारे में। और देखिए इसमें तो ना सबसे पहले आप ऑब्वियसली योर हस्बैंड इज़ ड्रिवन बाय रिलीजियस ओपिनियन, तो आप इसमें जो कोई दीनी रहनुमाई किसी मोतबर शख्स से या खातून से जो आलिमा हो वगैरह वगैरह, उनके सामने आप ये पूरा मुद्दा रखें कि ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी स्टेट ऑफ हेल्थ है, ये मेरे अखराजात हैं और ये मेरे मीन्स हैं, ठीक है? शौहर मेरे ये कह रहे हैं, मेरी देखो इंसान को अपनी बॉडी का पता होता है। अगर आपने जिस तरह ये ईमेल लिखी है, मैं ज़ाहिर है ना आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल महसूस कर पा रहा हूँ कि यू आर ड्रेन्ड। आप मेंटली, फिज़िकली ड्रेन्ड हैं। तो आप जो है ज़ाहिर है, इफ़ योर हस्बैंड इज़ ड्रिवन बाय अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, तो उसका ज़ाहिर है बेहतर जवाब कोई रिलीजियस इंसान नहीं दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी बात तो उनको नहीं समझ आएगी, ज़ाहिर है वो एग्री भी नहीं करेंगे। और फिर दूसरी स्टेज में आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से, अगेन दे विल रन टेस्ट थ्रू यू एंड दे विल सी कि आप किस स्टेट ऑफ फिज़िकल एबिलिटी में हैं, एंड नॉट जस्ट फिज़िकल, ऑल्सो मेंटल। ज़रूरी नहीं कि आप जिस्मानी थकावट हो, असल थकावट ज़हनी होती है। मैं आपको दिन में कोई काम ना दूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, बस मैं आपको बोलूँ कराची में 6-8 घंटे गाड़ी चला ले, इतना फिज़िकल वर्क नहीं है ना, एक पैर ने इधर से उधर ही होना है, लेकिन बिकॉज़ वो स्ट्रेसफुल इतना है कि बाय द एंड ऑफ द डे आप बहुत थक जाओगे। मतलब मैं आपसे ईंटें नहीं उठवा रहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं कर रहा, कोई फिज़िकल लेबर नहीं है। आपने एयर कंडीशन्ड वाली लग्ज़री गाड़ी में बैठना है, लेकिन चलानी है आपने कराची में। तो दैट टेल्स यू कि मेंटल स्ट्रेस जो है ना, ये आपको ज़्यादा थकाता है एज़ अपोज़ टू फिज़िकल, ठीक है? तो मेंटली ऑफ कोर्स यू आर एट ऑन द वर्ज ऑफ लेटिंग गो, एंड ज़ाहिर है अब आपको अंदाज़ा है अपनी स्टेट का, एंड ऑफ कोर्स फिर वो स्लीपलेस नाइट्स आपकी हैं, फीडिंग भी आपने करनी है, चेंज भी आपने करना है, सारी चीज़ें तो आपने करनी है, एंड ऑलरेडी आपके जो बाकी बच्चे वो भी छोटे ही हैं। अब इसमें होता ये है, देखिए मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, बल्कि नहीं यार, बड़ी पर्सनल मिसाल हो जाएगी। होता ये है कि जब बच्चों में गैप कम होता है ना, तो किसी भी बच्चे को प्रॉपर अटेंशन, भाई देखिए इस पे एक ज़माने में लाहौर में बिल बोर्ड लगे होते थे, जब तक पहला स्कूल नहीं जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा। उसकी बुनियादी वजह आपकी कैपेसिटी से नहीं था, बुनियादी वजह अटेंशन थी, कि पहले को पूरी अटेंशन तो दे दो, उसको बिल्कुल स्कूल के लायक कर दो, जब वो स्कूल गोइंग हो जाए, वो तो आधा दिन स्कूल में होगा, आप इसको अटेंशन दे देंगी। लेकिन अगर आपने 3 साल में 3 कर दिए, तो अब तीनों को अटेंशन नहीं मिल रही, तीनों ही रो रहे हैं, री कर रहे हैं, और वो फिर ज़ाहिर है वो एक निगलेक्ट जो है, वो जो बचपन से ही प्लांट हो जाएगा, वो फिर बड़ा होके उनकी शख्सियत को बहुत नेगेटिवली मुतासर करेगा। इसलिए स्कूल का कहते हैं कि आधा दिन आपकी कम से कम वो अटेंशन उस बच्चे को स्कूल में मिल जाएगी, उसके दोस्त होंगे, पढ़ेगा लिखेगा, तो वो इतना फील नहीं करेगा। जब तक घर आएगा, ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, वहाँ से आएगा, मौलवी साहब का टाइम हो जाएगा, तो बच्चा तो नौकरी पे लग जाता है ना, एक स्कूल गोइंग बच्चा नौकरी पे लग जाता है, वो फिर बेयरली अवेलेबल है, तो आप दूसरे को टाइम दे पाएंगी। अब आपने 8-5-3 हर 3 साल के और 2 साल के गैप से आपने बच्चे किए हैं, तो वो जब पहला वाला 3 साल का था, यू हैड अनदर वन, तो उसको प्रॉपर अटेंशन ज़ाहिर नहीं दे पाई होंगी आप उस तरह की, जितनी वो डिज़र्व करता था। तो इसलिए भी गैप ज़रूरी है। कोई किताब में कहीं लिखा नहीं है कि हर साल आपने इतने सारे निकालने हैं। आपने बेहतरीन लाइफ देनी है, आपने बेहतरीन मुसलमान बनाना है, बेहतरीन, बहुत सारे नहीं बनाने, बेहतरीन बनाना है। वो बेहतरीन कैसे होगा? जब उसकी नशोनुमा अच्छी होगी, उसकी तरबियत अच्छी होगी। वो देखिए, मुसलमान तलवार से नहीं करना, कैरेक्टर से करना है। तो अच्छा कैरेक्टर कैसे बिल्ड होगा? जब पेट में रोटी जाएगी तो कैरेक्टर पे बात आएगी ना भाई। इंसान की पहली नीड
फिजियोलॉजिकल है। तो अच्छी खुराक, अच्छी नशोनुमा, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, यही चीज़ उसको एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनाएगी। तो फिर आने वाले वक्त के लिए या लोगों के लिए वो रोल मॉडल बनेगा। ये गोल है। ये नहीं कि भर दो दुनिया और पता ही नहीं कौन कहाँ है, कौन किसका है, कौन क्या है, खल्ली वल्ली बस भर दो दुनिया। डीप फ्रीज़र, बकरा ईद में गोश्त जिस तरह भर देना डीप फ्रीज़र में भर दो, सब मिला दो। अरे भाई क्वालिटी चीज़ चाहिए, क्वालिटी। तो वो तभी मुमकिन है जब आप इस चीज़ पे गौर व फिक्र करेंगे, इस चीज़ को प्लान करेंगे। बट जिस तरह हमारे यहाँ हर चीज़ अनप्लान्ड हो जाती है, हमारे तो शादी ही अनप्लान्ड हो जाती है, तो बच्चे अनप्लान्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम में से बहुत सारे अनप्लान्ड होंगे भाई, बिल्कुल होंगे, मैं भी अनप्लान्ड हूँगा। ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो भाई देखभाल के, अपने मामलात देख के, अपनी इस्तिताअत देख के एक थोड़ी बंदा फ्यूचर प्लानिंग कर लेता है। और आपने अपने अखराजात देखने हैं, अपने मामलात देखने हैं, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, इन्वेस्टमेंट्स देखनी है। तो इसी तरह औलाद भी एक इन्वेस्टमेंट है। सही टाइम पे सही करोगे तो आगे जाके अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा फ्रूट देगी। अगर भर दोगे, बहुत सारे रैंडम स्टॉक्स डाल दोगे, तो वो क्या, आपको खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अबव ऑल देखिए, दीन में भी ना ज़िंदगी की हुर्मत बहुत बड़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हुर्मत और इज़्ज़त है वो नीयत की है, और साथ ही साथ हालात की है। तो आप अपने हालात को समझते हुए नीयत करें और फिर उसके बाद अमल करें, उसकी ज़्यादा अहमियत है, रादर देन कि आप बस फ्लूक मार रहे हैं ज़िंदगी में। तो ये तो जुआ ही हुआ ना, तो जुआ तो हराम है भाई, है कि नहीं है? तो ये लॉजिक सीखनी चाहिए हमें। हम इसी में इतना इलॉजिकल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं लॉजिक के साथ मामला देखने। खैर बहन, मैं आपके साथ बड़ी हमदर्दी है, और आप जैसी कितनी माएँ इस मुल्क में रहती हैं या इस मुल्क में, इस दुनिया से चली गईं, उनके दिल में ये बातें ही रह गईं और वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाई। देखिए, आपकी बात कोई सुने ना सुने, अल्लाह तो सुन रहा है। तो दिन का एंड हमेशा अल्लाह से बातचीत में करें, बच्चों को सुला के, शौहर को सुला के, थोड़ी बहुत। अल्लाह तो सुन सकता है, अल्लाह ही बेहतर करेगा। मगर जो आपने अपने हस्बैंड से भी जो बात करनी है ना, वो आपने एक हेल्दी डायलॉग करना है, रादर देन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू नोवेयर। तो वो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी और उल्टा चपकलिश होगी आपके रिश्ते में, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। बट एक बेहतर तरीके से बिठा के, समझा के, और एक कि भाई देखिए, दिस इज़ वेयर वी आर। बाकी रही बात कि अब क्या करना है प्रेगनेंसी का, तो ये इसके लिए बेहतर है आप किसी आलिम से और या आलिमा से, या एंड साथ ही साथ गायनोकोलॉजिस्ट से, ठीक है ना। तो दीनी और जिस्मानी दोनों आपने मशवरे लेने हैं, रुजू करना है, और फिर देखना है कि आपके लिए बेहतर क्या है। और वो ज़्यादा बेहतर आपको समझा सकेंगे दीनी रूह से, या अ, एक मुआलिज की हैसियत से, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक सोशल मशवरा ही दे सकता हूँ, बिकॉज़ ना मैं ख़ातून हूँ, ना मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ। सोशली या एनवायरमेंटली, इन द सेंस कि आई अंडरस्टैंड कि आपकी कैपेसिटी नहीं है और आपकी ख्वाहिश है, जिस तरह आपने खुद लिखा, मैं अपने बच्चों को बेहतरीन फ्यूचर देना चाहती हूँ, लेकिन वो तभी होगा जब आप एक गाइडेड अटेंशन। देखिए, क्लासरूम में 40 बच्चे क्यों होते हैं? 100 भी तो हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी में होते हैं 100, स्कूल में क्यों नहीं होते 100? जगह तो होती है स्कूल में। उसकी वजह ये है कि उस एज में डायरेक्ट अटेंशन ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है? बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन की ज़्यादा नीड होती है। इसलिए आप देख लें, आपके मैट्रिक तक 30-40 का ही एनरोलमेंट होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये बड़े-बड़े हॉल होते हैं, क्योंकि उस वक़्त आप खुद इतने ज़िम्मेदार हो चुके होते हैं कि यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। टीचर को नज़र नहीं आ रहा आखिरी रो में क्या हो रहा है। बस आपको खुद ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ अटेंशन नहीं दी तो भैया ज़िंदगी खल्ली-वल्ली है। तो आप ज़िम्मेदारी के उस लेवल पे आए थे कि आप खुद अटेंटिव होना सीख जाते हो। बचपन में आपको अटेंशन करवाया जाता है कि भैया इधर देखो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। इसलिए तो करीब होते हैं, 8-10 रो ही, 8 ही रो होती है ना क्लास में, कितनी होती है? बिकॉज़ टीचर सबको देख सकती है। तो बच्चे को अपने फ्यूचर का पता नहीं है उस वक़्त, तो इसलिए उसको इंडिविजुअल अटेंशन, उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप ज़िम्मेदार खुद हो अपनी ज़िंदगी की, अच्छा बुरा आप समझते हो बिल्कुल। अ, तो इसलिए आपको उतनी ज़रूरत नहीं होती। बस इतनी सी बात है। ख़्याल रखिए अपना, एंड आई होप आपके लिए जो भी मामलात हों, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर हों। ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन, अ नोट ऑफ होप
from a Pakistani student heading to Australia. Dear Junaid Bhai, I am writing this email not to argue, complain, or defend myself or anyone else, but simply to share a part of my heart with you. I am a Pakistani boy who genuinely wants to do something meaningful for his country and for his people, no matter where life takes me. In the coming months, I will be moving to Perth, Australia to study international business and finance. Like many young Pakistanis, I carry dreams in one hand and responsibility in the other. I follow your work closely and I often hear you talk about scams, fraud, and the darker realities connected to our community abroad. I understand why these conversations are necessary. They reflect a painful truth that cannot be ignored, but sometimes while listening, it feels as if the weight of those stories makes it easy to forget that there is another side quietly existing alongside them. Before even securing my admission, I reached out to alumni from my university and professionals already working in the industry. I asked them not for shortcuts, not for favors, but for guidance and mentorship. To my surprise and gratitude, many of them responded with kindness. They gave me directions, corrected my thinking, and helped me see the world more clearly. They did not gain anything from this except the satisfaction of helping a younger Pakistani walk a cleaner path. As a student, I plan to work part time, study sincerely, and volunteer within the local community. I have already identified organizations in aged care, health, and education where my time and effort can create mutual value. I believe service is one of the most honest ways to integrate into a society and to represent where you come from. Beyond Australia, I have also been guided by Pakistanis living in the United States. They have taught me the importance of upskilling, ethical networking, long term thinking, and responsible investing. These conversations have shaped now how I see success not as quick money, but as slow credibility. All of this may still be on paper today, but I promise you it will be executed. Come February 2026, I intend to live by these values, not just to speak. I am writing to you to say this. Please do not lose hope. Yes, there are bad apples, there are loud, visible, and damaging ones, but there are also countless young Pakistanis who are quietly building themselves with integrity. People who want to represent Pakistan with dignity, embrace cultural harmony, respect the laws of the countries they live in, and still remain deeply patriotic to their roots. Our image will not be fixed by shouting slogans or defending wrong actions. It will be fixed slowly through consistent good behavior, honest work, and a global mindset rooted in responsibility. I hope voices like yours contribute to call out what is wrong and but also occasionally make space for stories of effort, growth, and intention because those stories exist. I am one of them and I know many more. Thank you for reading this and thank you for holding a mirror to the society even when it hurts. With sincerity and hope, a Pakistani student living who still believes in tomorrow. Absolutely, I 100% agree with you. And I have countless times I have mentioned wonderful people that I've met through my work. चाहे वो एस्टोनिया के बच्चे हों, चाहे वो फिनलैंड में इंजीनियर्स हों, चाहे वो न्यू जर्सी में हों, चाहे वो टेक्सास में हों, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि थ्रू माई वर्क आई गेट टू मीट some of the best Pakistanis that are out there. While I'm always super happy that they are doing what they were meant to do, and they're like excelling in their fields, at the same time it also hurts कि यार यही ह्यूमन कैपिटल अगर पाकिस्तान में एक्सरसाइज होता, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ होती, तो हमारा मुल्क बहुत आगे होता. So I've always mentioned that in the same light. And those who are regular viewers would agree with that. Of course, बीच में जब इस तरह की situations आती हैं जो fraud, scams, उससे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि भाई इंटरनेट is driven by hatred और एक बार आपका एक इमेज बन जाए उसके बाद there's no way back. And फिर उसमें होता ही है कि अच्छा बुरा सब रोन दिए जाते हैं और negativity goes far beyond than positive acts. ठीक है. Even though सिडनी शूटर जो था उसको रोकने वाला भी मुसलमान ही था, राइट? मगर नेगेटिविटी ने फिर भी ज़ाहिर, अब जितनी भी कॉन्वर्जेशंस आप देख लें, जितने भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी इमिग्रेशन मासेस हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गाय हु स्टॉप्ड, दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द गाय हु अटैक्ड. तो ये होता है यार, इसका बड़ा पावरफुल सीन होता है और ये हमें फिर 50 साल पीछे ले जाता है और फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 10x काम करना होता है, 20x काम करना होता है, विच इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल एंड टेक्स टाइम टू रीबिल्ड. किसी का ट्रस्ट एक बार आपसे छूट जाए ना तो उसको रीबिल्ड करने में कई टाइम लग जाता है. Having said that, I absolutely agree with you. There are countless people who are living the dignified life. अच्छे लोग हैं, बहुत हैं, मुझे
ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो मुझे हर शहर में बहुत अच्छे लोग मिले। कुछ एक आध क्वेश्चनेबल कैरेक्टर ज़रूर थे, बट ज़ाहिर है वो कहीं ना कुछ तो होगा ही ना। बट मोस्टली आई केम अक्रॉस सच वंडरफुल पीपल। बस यही है कि अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें, बिकॉज आपने ना, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इसके, आप एक इंडिविजुअल नहीं है वहाँ, आप पूरा साउथ एशिया है। ऑस्ट्रेलियन को ये नहीं पता आप पाकिस्तानी या इंडियन है, वो देखेगा ब्राउन। अब आपके ऊपर 1.5 अरब लोगों की जिम्मेदारी है। एवरी एक्शन दैट यू डू और एवरी बैड थिंग दैट यू डू, वो सबको ही रिप्रेजेंट करेगी, एंड देन इट विल सीमेंट देयर पर्सपेक्टिव अबाउट योर कम्युनिटी। तो अपने मुल्क में तो जैसे जैसे जी रहे हो, ठीक है, कोई और देखने वाला है ही नहीं, आगे पीछे सब अपने ही है। लेकिन ओवर देयर इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर होता ही है कि किसी के गलत एक्शन से बाकी लोगों के जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनके दरवाजे बंद होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मिनेसोटा में ये सोमालियन स्कैमर्स पकड़े जा रहे हैं, बड़े इल्हान उमर का भी नाम आ रहा है उसमें, कि ये फ्रॉड कर रहे थे इसको, अर्ली डे केयर सेंटर्स को लेके, जो ऑस्ट्रेलिया वाला सवाल भी आया था पिछले एपिसोड में। तो अब वो सारा हिट सोमाली की तरफ। अब सोमाली कोई अच्छा काम भी करे, बट सोमाली एक गाली बन गया, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है। ऑल इट टुक वाज वन स्कैम, ठीक है। उनकी पायरेट शिप्स और ये सारी चीज़ें भी ज़माने से चलती आ रही थी, लेकिन एटलीस्ट वो पायरेट्स तक महदूद थी। अब तो आम फैमिलीज भी उसमें रगड़े में आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे वहीं फ्रॉडस्टर्स हैं, उसमें शरीफ लोग भी होंगे, डिग्निफाइड लोग भी होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फ्यू अब सब पेंट होंगे उस तरह। तो यही चीज़ होती है, नेगेटिविटी बड़ी तेज़ी से परपेचुएट होती है और उसका नुकसान फिर हम सब मिलके भर रहे होते हैं। और फिर हम यही चीज़ यहाँ पे भी देखते हैं कि फिर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं। देखो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो पिछला गया है गंद, और जितना लोगों ने गंद बजाया। आप दुबई की मिसाल ले लें। मैंने इनफैक्ट उस दिन वीडियो भी बनाई, नेवर रियली पोस्टेड इट। दुबई काउंसलेट के बाहर लोगों के हाथों में फाइलें हैं, वो गर्मी में फुटपाथ पे बैठे हैं, वो बस लड़ रहे हैं और मर रहे हैं कि किस तरह हम यहाँ से चले जाएं। नॉट लाइक वहाँ पे बेड ऑफ रोजेज है, बट वो कह रहे हैं हम वो बर्दाश्त कर लेंगे। इट्स लाइक आई मेट दिस गाय इन काजमैन इन इराक, आइसक्रीम बेच रहा था। अब ही वॉज वाइट, तो आई डेंट पे अटेंशन। मैं अपनी बीवी से उर्दू में बात कर रहा था, मैंने लाया 2 आइसक्रीम्स। हमने जब उर्दू में बात की तो उसने पूछा पाकिस्तान में कहाँ से। मैंने है उर्दू, ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रही। तो फिर आई फिगर्ड कि नॉर्दर्न साइड से है ना थोड़ा, ज़ाहिर है, फिर क्लिक हो गया। तो मैंने कराची से। मैंने पूछा आप कहाँ से, उसने बोला वज़ीरिस्तान से। और मैंने कब से हो यहाँ, कह रहा 8 साल से। तो मैंने वापस गए, कह रहे नहीं। वो शिया था बेसिकली। तो उसने बोला मैं यहाँ ज़्यादा सेफ फील करता हूँ। एंड आई एम लाइक हु इन देयर राइट माइंड वुड थिंक इराक एट द पीक ऑफ वॉर, लाइक आई एम टॉकिंग 2000, खैर पीक तो नहीं थी, बट था तो आइसिस प्रॉब्लम। 2017 में मैं गया था। वो कह रहे मैं यहाँ ज़्यादा सेफ हूँ, बट था। सो पीपल आर लाइक डाइंग टू लीव। मगर वही वाली बात है, आज ये रश और बुरी तरह जो बेचारे ख्वार हो रहे हैं, इसमें मेहनती लोग हैं, ज़ाहिर है, पश्तून बेल्ट के लोग हैं, साउथ पंजाब के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनत कश लोग हैं, शरीफ लोग हैं, काम से काम रखना जानते हैं, वो 2 रोटी अपनी औलाद के लिए कमाना चाह रहे हैं। मगर जिन बेगैरतों ने जाके वहाँ स्कैम्स किए, जहाँ पे लड़ाई झगड़े किए, वहाँ पे धोखेधड़ी की, ड्रग्स बेची, भीख मांगी, उनकी वजह से आज ये सड़क पे बैठ के ख्वार हो रहे हैं। अब ये यहाँ के लोकल भी नहीं थे, बेचारे दूर दराज आए होंगे शहरों से, उनको बोला होगा जी कराची से मिलेगा वीज़ा। अब वो ख्वार हो के यहाँ आए, कराची में रह रहे हैं, किसी के घर रह रहे होंगे, कैंट स्टेशन पे 50 रुपए की चारपाई मिलती है बाहर, उस पर सो रहे होंगे, ठीक है। जिन कपड़ों में आए उसी कपड़ों में घूम रहे, नहाने धोने का कोई सीन है होता नहीं है यहाँ, हम आप पता नहीं अब हैं कि नहीं है। एनीवे, जैसे जैसे करके उनको वीज़ा मिलेगा ऑफलोड हो जाएंगे। यहाँ से तो वीज़ा मिल जाएगा, अपनी स्टेट वीज़ा देगी कि नहीं देगी, समझ रहे हैं आप। तो अब ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कुछ गए थे और उन्होंने गंद मचाई थी। स्टेट ने स्टेट को शिकायत की कि यार क्या कचरा भेज रहे हो, उन्होंने चलो ठीक है हम यहाँ से यहीं से ऑफलोड कर दिया करेंगे, भेजेंगे ही नहीं लोग। सो या इट दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स। देखिए, अगर आप अपनी अपनी ज़ात तक कर रहे हैं ना, देखें वो आपका अपना डोमेन है, आपने अच्छा करना है अच्छा मिलेगा, आप बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। ना आपके अच्छे से मुझे फ़ायदा, ना आपके बुरे से मुझे नुकसान है, जब तक तो वो इंडिविजुअल एक्ट है। लेकिन जहाँ पे आपकी वजह से मेरा वीज़ा कैंसिल हो रहा है ना, या रिजेक्ट हो रहा है, तो मैं तो गाली दूंगा आपको, मुझे तो गुस्सा आएगा।
तो इसी तरह लाइक ऑब्वियसली दैट एंगर इज़ नॉट जस्ट माई ओन, इट रिप्रेजेंट्स मिलियंस ऑफ अदर्स जो कि यहाँ फंसे हुए हैं, जो कि बेसिक अपना राइट नहीं एक्सरसाइज कर पाते बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ द फ्यू. तो ये सारा मसला है. नो डाउट we have wonderful examples, wonderful people living abroad. Wherever I went, मिल जाते हैं क्वेश्चनेबल लोग हर जगह ही, लेकिन on a whole, on a net, 90% I've met wonderful people. So there's no denying. बाकी ये कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं, जितना अनलर्न कर सकते हैं वो आपके लिए उतना अच्छा होगा, और जितना वहाँ पे जाके रीलर्न करेंगे आपके लिए अच्छा होगा. बाकी वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स की फ़िक्र किया करें, यहाँ की छोड़ दें. ठीक है, आप जहाँ रह रहे हैं, आपने जहाँ फ्यूचर देखना है, आपको वहाँ का पता होना चाहिए कि लोकल पॉलिटिक्स में मेरे लिए एक बेहतर कौन कैंडिडेट है, मेरे एरिया को कौन अच्छा करेगा, मुझे सब्सिडाइज हाउसिंग कौन देगा, माइग्रेंट्स का मसला कौन हल करेगा, होमलेसनेस या मेडिकेयर वगैरह जो भी आपका है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. इधर क्या हो रहा है ये आप उसको छोड़ दें. यू लिव देयर नाउ, उधर जिंदगी अपनी अच्छी बनाए, छोड़ दें इसको. मुल्क छोड़ गए ना तो पॉलिटिक्स भी इधर ही छोड़ जाओ. क्या उधर बैठ के फजूल प्रोटेस्ट में नहीं जाना आगे पीछे किसी भी किस्म के, जो आपको कंसर्न ही नहीं है. जहां आप रह रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, वहां पे उस चीज़ में इन्वॉल्व रहना, बात ख़त्म. और किसी भी किस्म के स्कैम, शॉर्टकट, इंश्योरेंस फ्रॉड मशवरे देंगे लोग, खुद ही टायर चोरी करके इधर भेज दो और इंश्योरेंस, ये इन चीज़ों में मत पड़ना. शॉर्टकट मत लेना, इलीगल काम मत करना, कैश इन हैंड वाली चीज़ें नहीं करना. कीप एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड, गोरों की तरह रहना. कीप एवरीथिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, डॉक्यूमेंटेड, और एक्सप्लॉइड मत होना, अपने राइट्स जानना. एंड या बी वेरी माइंडफुल ऑफ वेयर यू आर. लोकल कल्चरल नॉर्म्स का ख्याल रखना. वहाँ जाके अपनी भाषण नहीं देना, देने तो भाषण इधर ही देते भाई, उधर मत देना. उनका मुल्क है, उनको पता है कैसे रखना है. यू डोंट वरी, आप अपनी ज़िंदगी संवारने गए हो, आप अपने तक महदूद रखें चीज़ें, जो भी आपके मामलात हैं, पर्सनल लेवल के मामलात हैं या किसी भी किस्म के, अपने तक रखें, अपनी सोच अपनी तक रखें. डू नॉट ट्राई टू चेंज एनी वन एल्स, बिफोर दैट ट्राई चेंजिंग योर सेल्फ. सो येस, मसला ये है, हम बाहर जाके थोड़ी सी हमें आज़ादी मिलती है, हम विकेट से निकल के खेलते हैं. यहाँ वो मुल्क में कोई औकात नहीं है, यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, डंडे पड़ेंगे हर जगह से. तो बाहर जाके थोड़ा सा राइट्स मिलते हैं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाते हैं कि अब मुझे ये भी चाहिए, ये भी होगा. भाई इजी हो जाओ, जहाँ से आया वो ज़्यादा भूल नहीं वहाँ पे. सो या खुश रहना सीखें, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, दूसरों के गम में बराबर के शरीक हों, फतवेबाजी से परहेज़ करें, अपनी जानामाज पे फोकस रखें, अपनी नमाज रोज़ा अपनी कब्र पे ध्यान दें. ज़िंदगी बेहतरीन होगी आपकी भाई, बेहतरीन अल्लाह ने आपको मौका दिया है. अच्छे माहौल में अच्छे मुल्क जा रहे हो, अच्छा माहौल है. अब लोग बोलेंगे काफिरों का मुल्क है, अभी खोलने गेट सारे भागे हुए वहाँ पे, मर रहे हैं लोग वहाँ जाने के लिए, लेकिन जब नहीं मिल रहा गूर खट्टे तो काफिरों का मुल्क हो जाएगा, मरते वहीं जाने के लिए. तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे लोग, प्रोफेशनल्स, अच्छा माहौल, बेहतरीन वेदर, इन्जॉय करना. और या आई विश यू ऑल द बेस्ट मैन, एंड आई विश अदर्स जो भी जहाँ जहाँ इस साल इनरोल हो रहे हैं, यही आप कॉपी पेस्ट कर लें अपने मुल्क के लिए. अपने काम से काम और अपनी ज़िंदगी पे फोकस रखें. बेहतरीन. Thank you. Alright, the next one is disturbing. Concerns about my husband's hygiene. Salam Junaid, hope you're doing well. I'm writing to discuss something personal and sensitive. My husband's hygiene, which has been bothering me and affecting our relationship. We've been together for a couple of years now, and I had never noticed this issue when we worked together. Okay. The problem started after we got married. His mother called me to her room one day and mentioned on a Friday morning that her son, my husband, used to bathe twice or thrice a week and change his clothes often, but I've noticed he's become less frequent with showering. Madam, ye bhi less frequent hai. She continued blaming me and throwing me under the bus. When I brought this up with him, he got defensive and replied, "You should have asked her when was the last time I actually took a bath twice a week." He added, "Why is she even commenting on my hygiene? She herself bathes once a week, Friday to Friday." I swear I went numb. There was nothing left to say.
It's been 5 years, and the only habit he's consistent about is changing his socks daily. He doesn't change his clothes after work despite my requests. Apparently, people think that because it's a love marriage, he'd be more considerate, but he doesn't even respect me. A husband who's head over heels for his wife would listen to her, obey her, and respect her. I'm asking him to bathe and take care of himself for his own sake, not just for me. If that's too much to ask, then I'm at a loss. His hair is oily, he smells, but I can only cry about it silently. I recently tried talking to him again, and he said, "No, I don't want to. It's too cold." And I just bathed on Saturday. What the fuck, man? So clearly it's not yesterday, it's Saturday. It means कि ये एटलीस्ट मंडे की बात है. तौबा तौबा तौबा. मैं सुबह से 2 बार नहा चुका हूँ. अभी क्या टाइम हो रहा है? शाम के 7 बज रहे हैं. 2 बार तो मैं नहा चुका हूँ. अभी रात को तीसरा भी होगा. ठीक है, सर्दी नहीं पड़ती, बट अगर मैं इस्लामाबाद में भी हूँ या लाहौर में हूँ तो 2 बार तो है ही भाई. गर्म पानी आ रहा है खल्ली वल्ली. डिस्पाइट दैट ही ड्रेसेस वेल एंड वेयर्स नाइस शूज, ऑल थैंक्स टू मी. Else he'd just go to work in a hoodie. He even gets compliments on his dressing, but to me it seems of no use. His father, despite health issues, makes an effort to stay clean and presentable, which makes me wonder why he never taught his son the same. I blame his mother for spoiling him and not teaching him basic hygiene habits. His family dynamics are strange. He's not close to his father, hence why his father never really bothered teaching him the basics. His mother and my husband don't seem to prioritize cleanliness and shared responsibilities. I am helpless and frustrated when he uses cologne but won't shower. I've tried everything and I'm starting to think there's no point in discussing this further. I'm expecting our first child and I'll have to take it upon myself to teach our son about hygiene since I can't rely on his father to set a good example. Important part. Best regards, someone you know, but I won't share my name for obvious reasons. अब मुझे यहाँ पे टेंशन हो रही है. Who is this? So clearly I don't know the guy. If you're saying I know you, then you might be the primary person because bad hygiene वाले मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं. There are people who might not shower every day but they never smell bad. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं. They never smell bad. आप देख रहे होगे कि यार ये कपड़े रिपीटेड है बट दे नेवर स्मेल बैड. सो क्लियरली आई डोंट नो द गाय. आई नो यू. अब आई डोंट नो हु यू आर. अब मेरा गेस वर्क अगर मैं लगाऊं, बाकी इसमें कहानी में ट्विस्ट भी हो सकता है ना. आपने सास ससुर डाल दिए, क्या पता वो हो ही ना, और आपने ऐसे ही डाल दिया. सो आई डोंट नो. खैर, नॉट गोना गो इनटू द गेस वर्क. दिस इज एक्सट्रीमली लैक ऑफ तरबियत एंड नथिंग एल्स. माँ कह रही है कि बेटा पहले हफ्ते में 3 बार नहाता था, अब कम नहा रहा है. माँ को वो 3 बार वाला ज़्यादा लगता था, वो नॉर्मल लगता था. अरे भाई रोज़ नहाना है, रोज़ रोज़ रोज़, क्यों नहीं? तो और बेटा आगे से कह रहा है कि माँ को बोलो खुद आप जुम्मे के जुम्मे नहाती हो. बे यार कौन लोग हैं ये लहसुन अदरक के भरे हुए. उफ, तौबा तौबा तौबा. तो सोच के मुझे उल्टी आ रही है भाई. अल्लाह का शुक्र है भाई, वालदेन ने कुछ दिया ना दिया, तरबियत दे दी कि भाई साफ़ सुथरा रहने की. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई. ये बहुत बड़ी नेमत है. मेरे टीचर एक थे, वो ये बोलते थे कि भाई हाइजीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे कोई 1 करोड़ की डील भी कर रहा हो, बट इफ़ देर स्मेलिंग बैड, उनके मुंह से बदबू आ रही है, उनके कपड़ों से स्मेल आ रही है, उनकी बॉडी से, आप बात भी नहीं करोगे. यार कुछ लोग, देखो एक होता है आप सुबह के निकले हुए हो, आपका डिओड्रेंट वफात पा गया 12 बजे तक, बहुत गर्मी है और आपने आउटडोर्स बहुत किया है, तो शाम तक कोई ना कोई महक आ जाएगी आप में से. ठीक है, अच्छा, इट्स इजीली आइडेंटिफाइबल. मैं इस चीज़ में बहुत बहुत घुसता हूँ, तो इसलिए मुझे ना ज़रा इसके लेवल्स पता है. तो एक तो लेवल वो होता था कि यार थोड़ा टाइम हो गया है और गर्मी बहुत थी वगैरह वगैरह, तो शाम तक आप यू स्टार्ट टू स्मेल अ लिटिल, बट यू कैन ईजिली टेल कि ये आज ही की बनाई हुई है. एक होता है मुरक्कब 4 दिन पुराना, वो होता है मरे हुए चूहे जैसा, या कोई लाश में से जो बदबू ताफुन जो उठता है ना. यार एक बंदा था हमारे ऑफिस में, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, 2004 की बात है. आई स्वेयर टू गॉड आई एम येट टू स्मेल समबडी वर्स देन दैट गाय. आई एम येट टू स्मेल, लाइक मुझे, आई फिजिकली, लाइक मुझे
उल्टी आते आते रह गई। लाइक दैट गाय वॉज अ डेड रकून मैन, अ लिविंग डेड। और इतनी बड़ी कंपनी थी भाई हमारी, वो जीएम जो थी अमरीकी, वो गोरी औरत थी भाई, वो भी मुंह पे रुमाल रख के चली जाती थी। फिर हमने एक और साहब थे, इंशाल्लाह माशाल्लाह पार्टी, वो जोहर पढ़ने जा रहे हैं, असर को वापस आ रहे हैं, मगर बदबू पूरी दे रहे हैं। भाई तू क्या वजू कर रहा है, बगले को भी वजू कर ले भाई थोड़ा। तो एक बार फिर मैंने ये किया कि अगर सीधे हाथ से लिखो ना, तो भाई मैंने पर्ची पे लिखा प्लीज़ यूज़ डिओड्रेंट, ठीक है। लेकिन अगर सीधे हाथ से लिखता और अगर वो ऑफेंड होते तो कमरे में वो भांप लेते आसानी से कि इन चार में से कोई है। और अगर राइटिंग कॉम्पिटिशन, आई ऑलवेज थिंक कंक्लूसिव आगे क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी, यार मैं ही बोलता हूँ और मैं ही भूल रहा हूँ, प्रिएम्प्टिव मेजर कह लें आप। तो मैंने अगर बात इन्वेस्टिगेशन तक गई और हैंड राइटिंग मैच हो गई तो मसला है। तो मैंने उल्टे हाथ से लिखा, दिस इज़ नॉट माई डोमिनेंट हैंड, उल्टे हाथ से मैंने लिखा प्लीज़ यूज़ डिओड्रेंट, मतलब आप कर ले मैच, और उनके कीबोर्ड के नीचे छुपा दिया। और मेक श्योर किया कि पर्चा थोड़ा सा बाहर हो ताकि उनको इंक्विजिटिव हो कि यार इसके नीचे क्या है। तो अगली सुबह जब वो आए तो हम कनखियों से काम करके यूं देख रहे थे, यूं इधर नजरें थी हमारी। तो उन्होंने पर्चा देखा देखा और उसको मरोड़ के साइड पे रख दिया और काम करने लग गए। अमल नहीं किया भेड़ की आंख, मजाल है कि अमल कर लें। तौबा तौबा तौबा। और ख़वातीन भी इस काम में, इस कार खैर में भरपूर हिस्सेदार हैं। ख़ासकर वो जो बुर्का वॉश नहीं करती, क्योंकि वो तो ऊपर से पहना है, अरे भाई उसमें भी आ जाती है स्मेल। बड़े मसले मसाइल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मॉल हो, बाज़ार हो, भाई कुछ कुछ तो यार मतलब ऐसा झरोका देती हैं कि बंदे के 14 तबक क्या 28 तबक रोशन हो जाते हैं। ठीक है, मैन एंड वेमेन इक्वली, जैसे ये ऐसी होंगी ना, इसी तरह की आंटी होंगी जो जुम्मे को नहाई होंगी और अगली जुमेरात को राबी सेंटर में महका गई आपको। आपका बंदे का दिमाग शार्ट हो जाता है भाई, सही मानों में। पता नहीं क्या लोग हैं भाई। शेव करें अंडर आर्म, वक्त जुम्मे के जुम्मे करनी चाहिए भाई, बढ़ने ना दें। ऐसा माहौल ही ना क्रिएट करें, अमेजोन का जंगल ही ना बनाए कि फिर उसमें पसीना सरायत करे और फिर ज़ाहिर आगे के मामला। डिओड्रेंट यूज़ करें, डिओड्रेंट महंगा लगता है और भी सस्ती चीज़ें आती हैं भाई। मैंने कभी यूज़ नहीं की, फटकरी कहते हैं, नाई वाई लगा रहे होते हैं, वो यूज़ कर ले, कुछ भी कर ले भाई। अगर आप रोज़ नहा के कपड़े नए फ्रेश पहन रहे हैं, आप में से स्मेल आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती। फिर हमारी खुराकें भी भाई ज़ाहिर है, अगर आप चर्बी खाओगे, गोश्त, दुम्बे के गोश्त की, दुम्बे की बट खा रहे हो आप चर्बी से भरी हुई, तो वो चर्बी आप में से ही निकलेगी ना। तो जब पता है कि हमारे खानों में भी ज़रा इस तरह के मामलात हैं, तो बी वेरी वेरी माइंडफुल। और कौन सा फैब्रिक पहन रहे हैं, कौन से मौसम में कौन सा फैब्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर रिपीट योर क्लोथ्स। दफ्तर को आप बाजी आप एक काम करें, ये शाम को आए ना, शर्ट पैंट तो उतारते ही होगा ना बनियान वनियान पहनने के लिए, जी भाई फैब्रिक मौसम के लिहाज से, हाँ तो भाई वो ऑफिस से आए, जैसी शर्ट उतार के टांगे सीधा वॉशिंग मशीन में डाल दें, रिपीट करने ही ना दे, और अगले दिन के कपड़े रेडी रख के खुद ही लटका दे, भाई ये पहन के जाने आपने। रिपीट नहीं हो सकते कपड़े, जिस तरह मोजे चेंज कर रहे हैं ना, इसी तरह उनके कपड़े चेंज कर रहे हैं। अब बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि 2 साल यू वर्क विद हिम, यू नेवर नोटिस, तो फिर शायद वो वही वाला टाइम है जो अम्मा ने कहा कि 3 हफ्ते में 3 बार नहाता था, अब उन्होंने कम कर दिया है। सर्दी क्या होता है यार, सर्दी इज नो बहाना, गीज़र ऑन करो, शुरू हो जाओ। अगर गीज़र में गैस नहीं आ रही तो इलेक्ट्रिक वाला ले लो। अगर इलेक्ट्रिक वाले से इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है तो भैया दैट मीन्स यू कांट अफोर्ड अ बेसिक लाइफ, तो देन डोंट गेट मैरिड। सीधी सीधी बात है भाई। बेसिक चीज़ें अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो बीवी बच्चा कैसे अफोर्ड करोगे, ये तो ज़्यादा मेंटेनेंस वाली चीज़ है। पहले गीज़र अफोर्ड करने के काबिल हो जाओ, फिर शादियाँ करो। अच्छा अगर इलेक्ट्रिक गीज़र भी नहीं है, चलो बिजली भी नहीं आती आपके यहाँ, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, गैस भी नहीं आती, आई अंडरस्टैंड, पतीला चूल्हे पे गर्म कर लो भाई। हमने तो ज़िंदगी भर यही किया है, गीज़र तो अब देखा है ज़िंदगी में, सारा बचपन पतीले में गुजरा है, नीम गर्म कर लो। मैं ही तो करता था, ये जो मैं वीडियो में बोल रहा था वो मैं ही तो करता था। चूल्हे पे चढ़ा दो पतीला, और वो साफ़ी होती है ना, गंदा कपड़ा वोडेवर जो भी, उससे उठाओ, बाल्टी में डालो, बाकी बाल्टी में मिक्स करो। क्या मुश्किल है भाई। ये बात होती है तरबियत से भाई, जब आप में इतनी हो ना कि यार मेरी वजह से कोई दूसरा अनॉय हो सकता है। अव्वल तो अपने लिए साफ हो, अगर अपने लिए नहीं हो सकते दूसरों के लिए हो जाओ भाई।
मगर प्लीज़ प्लीज़ जितने लोग सुन रहे हैं, ख़ासतौर पे जो लोग बाहर रहते हैं, जो यूरोप वगैरह में ठंडे मुल्कों में रहते हैं, आप वही जैकेट उतारते हो, उसी में फिर आप लहसुन प्याज बनाते हो, वो लहसुन प्याज आपकी जैकेट में घुसता है, ना जैकेट धोते हो ना अपने आप को धोते हो, फिर स्टीरियोटाइप बनते हैं। या तो जैकेट का मुंह कहीं और करो, कहीं और दबा दो, या फिर घर को पूरा स्प्रे स्प्रे करो, हर चीज़ ओके की रिपोर्ट रखो, वेंटिलेशन रखो, नहाओ। गर्म पानी तो आता है यार, दबा के आता है इंग्लैंड वगैरह में यार, कहाँ नहीं आता गर्म पानी आज के दौर में। ये बोलना कि सर्दी है तो मैं नहा नहीं रहा, अरे कोल्ड शावर ले भाई, हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। चलो नहीं ले सकते तो फिर देर इज़ नो बहाना टू एनीथिंग। भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, तो सुबह उठ के 4 बजे जाके मोटर लगाता था मैं, क्योंकि वो पानी की लाइन में पानी आता ही सुबह 4 बजे था। तो मोटर खोलनी होती थी, टैंकी भरनी होती थी, ये सारे काम किए। पाइप यहाँ से निकाला, पड़ोसी की ज़ाहिर है अंकल बूढ़े थे, वो मेरी भी टैंकी भर दी, अगर उनकी भी टैंकी भरी। जितनी सर्दी है छत पे खड़े हैं यही काम कर रहे हैं, टैंकियाँ भर रहे हैं लोगों की। तो उसी का फ़ायदा हुआ आज अल्लाह ने हमारी टैंकी भरी हुई है। ये होता है ना भाई। तो कभी भाई सर्दी गर्मी को बहाना नहीं बनाया। पिटाई खाना ही नहीं मिलता था भाई, नहाओगे नहीं मिलेगा ही नहीं कुछ। तो बचपन से ही प्रैक्टिस है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कमरे से बाहर नहीं निकलता भाई मैं नहाए बगैर। अब इसमें मैं वाली बात नहीं, अपनी मिसाल से ही बता समझा सकता हूँ। तो या मैन, थैंकफुली भाई, परफ्यूम महंगे अपनी जगह, अगर खुद नहाए हुए नहीं हो तो भाई आप कुछ भी जितना भी नीच परफ्यूम लगा लो, नीच नीच पना ही आएगा अंदर से। तो प्लीज़ ख़वातीन देख, अच्छा चले आपको नहा, आप कह रही 2 साल में उससे बदबू नहीं आई, ऑयली बाल तो नज़र आ जाते हैं भाई, वो तो दूसरे दिन नज़र आ जाते हैं। ये भी नहीं देखा आपने, बंदा अपनी दाढ़ी वाड़ी ओके रख रहा है, शेव शूव टाइम पे कर रहा है, क्लिननेस दिख जाती है। ये 2 साल जो आप प्यार में अंधी रही हैं, तो आपको भी नहीं देखा, ये भी बड़ी हैरत की बात है। मैनरिज्म दिख जाते हैं, गंदे नाखून, गंदे कपड़े, गंदा कॉलर, ये सब दिख जाता है। और 2-3 डेट्स में दिख जाता है। आपने तो 2 साल साथ काम किया, यानी आपने 700 दिन साथ गुजारे हैं, मतलब दिन भर 8 घंटे। तो ये चीज़ तो बहुत आराम से आया हो जाती है। यू कैन ईजिली लुक एट अ पर्सन एंड टेल कि इसका हाइजीन लेवल क्या होगा। आपको सूंघने की ज़रूरत नहीं, दूर से पता चल जाता है भाई ऐसा ही है, दूर से दिख जाता है बंदा कि ये गलीज होगा, मरे हुए चूहे की स्मेल आएगी इससे या खुशबुएं आएंगी, दूर से पता चल जाता है। दाढ़ी बिगड़ी हुई होगी, बाल टेढ़े मेढ़े होंगे, डैंड्रफ भरी होगी, ऑयली हो रहे होंगे, गंदा तेल लगा के, तारा मीरा का तेल लगा के घूम रहा होगा, बदबू बदबू कर रहा होगा। ये तो पता चल जाता है, मैनरिज्म तो दिख जाती है भाई, आपकी अपकीप से दिख जाती है। तो आई मीन, अब वही विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात तो नहीं है, बट यू हैड 2 fucking years टू फिगर इट आउट मैम। आप यही नहीं फिगर आउट कर पाई। खैर, अब ये तो हो गया, आगे क्या है। आपने ये तो कर दिया कि भाई बच्चे की तरबियत मेरे हाथ में है। माँ बाप से आर्ग्यू ना करें, बिकॉज उन्होंने जब अपनी औलाद को ही नहीं तरबियत दी, तो फिर अब आप उनसे क्या लड़ना। और इट इज़ बैड बिहेवियर, एब्सोल्युटली। ये भी बिहेवियर में आता है ना, सिर्फ क्या ऊंची आवाज़ में बात करना या हाथ पैर चलाना बैड बिहेवियर थोड़ी है। राइट्स है ना आपके पार्टनर के, उसमें राइट ऑफ गुड एक्सपीरियंस भी तो है उसका। अब सोचो, वो बराबर में सो रही है पूरी रात, गद्दी बगले लेके वो लेटा हुआ है बराबर में आदमी। एक काम करे, डिओड्रेंट मार दिया करे रात को उसको, थोड़ा शेम वेम दिलाएं। आसपास गुजरे ना, रूम में स्प्रे मार दें, सटल, आप कुछ कहे नहीं, फिब्रीज मार दें कमरे में, या जब बाथरूम से आए स्प्रे मार दें। डू थिंग्स आफ्टर हिम, वो गुजरे तो स्प्रे मार दें, ताकि उसको एहसास हो कि यार शायद मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। गैरत होगी, शर्म होगी तो खुद ही सीधा हो जाएगा। नहीं तो अगर सर्दियों के बहाने करेगा तो देन यू हैव अ डर्टी मैन, एंड आई एम सॉरी टू से, बट लाइक यू हैव टू लिव अ लाइफ विद सच काइंड ऑफ अ गाय। इट्स हॉरेबल यार, इट्स हॉरेबल लिविंग। क्योंकि भाई ये तो सिर्फ आप तक महदूद नहीं है ना। पार्टनर, देखो हम दुनिया के लिए शादी नहीं करते, लेकिन एक सोशल करेंसी भी होती है। आपका पार्टनर इस काबिल हो कि आप किसी अच्छी महफिल में लेके जाएं तो अगला बोले यार, क्योंकि आपका पार्टनर डिटरमिन करता है कि आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देती हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ शिट, that speaks for how you respect, how much you respect yourself. If you have a nagging wife who's like
बिलिटलिंग यू, हर महफिल में आपकी बुराई कर रही हैं और सटल तरीके से, तो दैट मीन्स यू कीप अप विद डिसरिस्पेक्ट। तो यानी आप रिस्पेक्ट के काबिल ही नहीं हो, और आपको वो जगह जगह इस तरह से वो कौन सा, हाँ एलेक बॉल्डविन का था ना वो रेड कार्पेट वाला, ही सेइंग एंड शी इज़ लाइक डोंट स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग। बेचारा छोटा सा इतना बड़ा हॉलीवुड का स्टार है। सो यू कैन ईजिली टेल द डायनामिक्स कि उसकी इज्जत ही नहीं है, कुत्ते वाली इज्जत है उसकी घर में। सो योर पार्टनर इज बेसिकली अ सिग्नल टू द वर्ल्ड कि हु आई एम एज अ पर्सन, वॉट आई टॉलरेट एज अ पर्सन। सो आप इनको शादी ब्याह में लेके जा रही हैं, अपने ख़ानदान में कहीं लेके जा रही हैं, किसी ओकेजन में, खतना पे, बर्थडे पार्टी, वट, तो ये बदबू मारता फिरेगा तो उसका तो वो अलग है। बट लाइक पीपल विल क्वेश्चन, पीपल हु नो यू विल क्वेश्चन यू, इज दिस इज द बेस्ट यू हैव? 6 अरब लोग हैं दुनिया में, दिस इज द बेस्ट यू कुड कम अप विद? लाइक द गाय लैक्स बेसिक हाइजीन। 200 रुपये का भाई, कितने का आता है वो डिओड्रेंट? ये हिमानी वाला जो हम देख रहे थे, 500 के अंदर आ जाता है यार, अच्छा खासा पूरा महीना चलता है यार। 500 रुपये, 500 रुपये नहीं लगा सकते अपने ऊपर यार पूरे महीने के लिए। तो वट एवर काइंड ऑफ अ पार्टनर यू हैव, देखिए सारी जिंदगी कमरे में तो बंद नहीं रहना ना, सोशली भी जाना है, इवेंट्स ओकेजन्स पे भी जाना है, शादी ब्याह तकरीबात ईद वगैरह पे भी जाना है, फिर आपने मॉल में भी जाना है, रेस्टोरेंट्स में भी जाना है। People see look at your partner and they determine who you are as a person. So I mean, मैं तो यही कहूँगा भाई, बेइज्जती करो। माँ ने जो तरबियत जो माँ को करनी चाहिए थी, अब आपको बनना पड़ेगा, पीछे भागना पड़ेगा बच्चों की तरह कि भाई नहा, मेरे करीब नहा, एंड लाइक शोर डिस्टेंस। शी इज़ लाइक आई लव यू टू बिट्स एंड एवरीथिंग, बट लाइक दिस इज़ टू मच, मुझे बदबू बर्दाश्त ही नहीं हो रही भाई, तुम कहाँ मेरे करीब आ रहे हो, और नहा के आओ। सो या इट इज़ अ पैटर्न। आई मीन, और वही वाली बात, फैमिली को बीच में इन्वॉल्व ना करें। माँ बाप इतने अच्छे होते तो खुद सिखाया होता, वो खुद एक हफ्ते में एक बार नहा रहे हैं तो वो किस मुंह से उसको बोलेंगे। तो क्रिएट योर बाउंड्री, और कोई सेक्रीफाइस करने की या हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट हैव टू पुट अप विद दिस शिट, एंड पुट योर चाइल्ड फर्स्ट, एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर पीस। सीधी सीधी बात है। तो भाई दिस इज़ अ नो गो एरिया, क्योंकि देखो अगर इंसान के मिजाज में कोई प्लस माइनस है ना, देखिए मिजाज वेव्स में आता है, गुस्सा वेव्स में आता है, हर वक्त बंदा गुस्से में नहीं रहता, हर वक्त बंदा प्लेजेंट भी नहीं रहता, वेव्स होती है ना, कभी मूड अच्छा कभी बुरा है। बदबू का कोई मिजाज नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो हर वक्त रहेगी, वो आपके अच्छे टाइम्स में भी आ रही है, वो आपके बुरे टाइम्स में भी आ रही है, वो एक कांस्टेंट है। ये पेनफुल है, ठीक है। गुस्सा, बैड मूड, शॉर्ट टेम्पर, मूड स्विंग्स, ये अप एंड डाउन आप में भी होंगे, उसमें भी होगा, ज़ाहिर है इंसान है, केमिकल इम्बैलेंस होता रहता है। प्लस में बदबू इज़ कांस्टेंट, वो तो आती रहेगी, हर सांस में आएगी, इमेजिन हर सांस में आ रही है आपको। अब मैं ये सब बोल रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग आप हैं कौन, मैं आपको, आप कह रही हो मैं आपको जानता हूँ, अब ये कौन कौन है मेरी सराउंडिंग में जिसने ये बदबू वाला रकून पाला हुआ है आसपास, कौन है ये? खैर, डजंट मैटर, but I feel for you. If I'm your friend, if you're my friend, I wish you had the courage to come up to me without an alias. But I also understand that you have your concerns. But this is something you should not put up with, and this is something that is, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, नॉन नेगोशिएबल होती हैं। दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल मैन, एटलीस्ट इन माई वर्ल्ड। आई डोंट नो जितने लिसनर सुन रहे हैं हफ्ते में एक बार नहाने वाले, 2 बार नहाने वाले, दे माइट बी हेटिंग मी, बट लाइक आई एम सॉरी मैन, डोंट कम क्लोज टू मी इफ़ यू हैवंट शावर्ड दैट डे। मेरा तो सीधा सीधा यही है यार, लोगों को सेंस नहीं होती, गीले हाथ मिला लेते हैं यार। आई अवॉइड शेकिंग हैंड्स बिकॉज मुझे नहीं पता आपका हाथ आपके नाक में कब गया, आपकी गया, कहाँ कहाँ गया, मुझे नहीं पता, आके हाथ मिला रहे हो, पसीने से भरे हाथ। यार आपको कैसे नहीं पता आपके हाथ में पसीना है? हाउ कैन यू नॉट नो? हाउ अनअवेयर डू यू हैव टू बी? हाथ मिलाए, पूरा गीला करके चले गए। अब मैं गीला हाथ लेके खड़ा हूं, अब मैं किसी से नहीं मिला सकता, मैं मिलाऊंगा वो बोलेगा यार गीला हाथ मिला रहा है मुझसे, अब उसको क्या बोलूं कि मुझसे कोई और गीला हाथ मिला के गया है। और ये हाथ धोने वाला गीला नहीं है भाई, पसीने से भरा हुआ गीला। हर वक्त तो सैनिटाइजर नहीं होता जेब में। इट्स लाइक इट बॉइल्स माई ब्लड। मैं कह भी देता हूँ कि यार क्या गीला हाथ मिला के चले गए, कौन सी मुशक्कत करके आ रहा है भाई,
हाथ मल के, ज़रूरी हाथ मिलाना है, मुक्का मार भाई, यूँ कोविड वाला कर ले यार, ये दूर से सलाम दुआ कर ले यार। कुछ लोग होते थे इंसिस्ट ऑन हगिंग, भाई नहीं करना हक तुझे यार, क्या हो गया, पता नहीं क्या तू मेरे नाक में डाल दे, मूड की मावे नेक कर दे। फिर कुछ लोग बदबू ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। अब यहाँ मैंने मेजॉन क्रिवेली लगाया हुआ है, मैंने हिबिस्कस, क्या परफ्यूम है, टॉप है भाई, कैसा है हिबिस्कस भाई, कमरे से खुशबू नहीं जाती उसकी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई मेड। अब मैं वो क्रिवेली लगा के घूम रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई आके कड़वेली करके चला जाए, मुझे बदबू से भर के चला जाए, अब मैं किसी से मिल नहीं सकता क्योंकि अगला बदबू दे गया मुझे, अबे यार मूड की माँ मैंने कोई। खैर, आई विश यू वेल बहन, जो भी आप हैं ख्याल रखें, एंड प्लीज़ you have to draw a line. This is non-negotiable, and you have to put your foot down in this, because not only is ये कमरे तक महदूद नहीं है, ये जहाँ जहाँ वो जा रहा है बदबू लेके जा रहा है। वो कार्टून याद है ना, वो यार वो कौन सा था, ये वर्ल्ड डिज्नी वाला, जिसमें वो रकून ही होता है, वो जहाँ जा रहा होता है पीछे वो ग्रीन कलर का धुआं बन रहा होता है, सिग्निफाइंग द स्मेल, सो या स्कंक होता है वो, इट्स रियली बैड। ख्याल रखें, थैंक यू। और जी इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं बिकॉज बीवी बार बार बुला रही है। योर वर्क चेंज माई लाइफ, माई कंडोलेंसेज एंड प्रेयर्स। डियर जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू फॉरगिव मी फॉर रीचिंग आउट ड्यूरिंग सच अ डिफिकल्ट टाइम। एक सेकंड, 6 दिनों पहले, ओके। आई एम डीपली सॉरी फॉर योर लॉस, आई नो दैट नो वर्ड्स कैन ट्रूली ईज द पेन ऑफ लूजिंग अ फादर, बट आई वांटेड टू शेयर माई हार्टफुल कंडोलेंसेज विद यू। मे अल्लाह ग्रांट योर फादर the highest place in Jannah and give you and your family strength, sabr, and peace during this time. Thank you so much. I know nothing can replace the sadness that comes with such a loss. Still, I also know that one thing uh, that brings even a small sense of comfort is realizing that your life and your work have created positive change in countless others. That is why I felt it was important to write to you and let you know how deeply you have impacted my life. I've been watching you since the very beginning, from the days when you went viral making funny videos in that small apartment in Ajman. That's how I first discovered you. Since then, I have never missed a single video. I have watched Ask Ganji Swag from the time you used to record it in your car in the parking lot, through the different studios, your home setup, and now again in a studio. I've seen you in moments of happiness, frustration, energy, and vulnerability across so many podcasts filled with real emotions. You are without a doubt my favorite YouTuber. In fact, this year, I was in your top 1% viewers on YouTube. That yearly recap proved what I already knew. More importantly, you have taught me so much beyond entertainment, from basic manners and civic sense to being open-minded, respectful towards others, standing up for what is right, thinking critically, and having the courage to take the responsibility for my own life. These are lessons I absorbed simply by listening to you. One moment that truly changed my life was after my A levels. At that time, there was a strong trend in Pakistan of skipping university and doing short courses instead. Even though I had decent grades, I didn't want to join a university, but listening to you gave me a reason to choose education. Because of you, I decided to apply to universities in the United States. I honestly had no confidence. My parents had paid my O and A level fees with great struggle. We belonged to a middle class family, and my parents worked extremely hard to make that possible. Still, remembering your words, trying and failing is better than failing to try, I applied. By Allah's grace, I got accepted into a university and received $100,000 scholarship. Even then, I had to pay around $10,000 per semester. My parents somehow paid for the last semester, and after that, I decided to take full responsibility myself. I came to the US and did multiple jobs: dog sitting, babysitting, cleaning luxury boats and homes, and many other odd jobs. The first 6 months were very hard, but I built a strong reputation in a wealthy neighborhood through word of mouth. Alhamdulillah, I am now able to pay my tuition every semester on my own. I bought my own car and achieved many other milestones I once thought were impossible. Today, I'm in my junior year, majoring in actuarial sciences with a minor in finance. I could list many more things that I learned from you or felt motivated to do because of your words. I just want to say thank you for being my teacher without ever knowing me, for pushing me, for changing my life. I was always a silent listener, but after your father's passing, I felt it was my responsibility to speak up and tell you how amazing you are. I'm certain that your father is looking at you from heaven with pride, seeing how his son has created
such a positive impact on so many lives. May Allah reward you for every life you have touched and give you strength in this difficult time. With prayers, respect, and gratitude, ABC. So, yeah, this was really nice to hear. Thank you so much. It means a lot. And इंसान और क्या है यार, वो एक लेगेसी ही होती है जो पास ऑन होती है. देयर सो मेनी थिंग्स आई लर्न फ्रॉम माई फादर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. एंड somebody had rightfully mentioned कि मैंने एक बार स्टोरी पे लगाया था दैट माय फादर वो अखबार को मार्क करते थे पेन से and he would make me read it. So, it was those things that I read over the course of my life and I applied some of them. Yeah. And देखो, हर चीज़ का, हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है. एवरी गुड डीड, उसका रिएक्शन भी एक अच्छा ही होता है. तो जितना ज़िंदगी में अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा कहेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा. आई एम ग्लैड he was around for a greater part of my life, and indirectly his teachings are touching 100,000 lives out there. And ये तो आपने एक्सप्रेस किया. बहुत से लोग तो बताते भी नहीं है, वो अंदर ही अंदर. कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते, इतने इंट्रोवर्ट कि ईमेल भी नहीं कर पाते. इट्स ओके, नो प्रेशर. यू डोंट हैव टू कम आउट एंड टेल मी हाउ ग्रेट आई एम. दैट्स परफेक्टली फाइन. मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई. इट्स जस्ट दिस वाज सपोज टू बी अ फनी शो एंड इट टर्न आउट टू बी दिस. वही वाली बात है ना, फेसबुक जब बना था, सो इट वॉज बेसिकली हार्वर्ड स्कूल का डेटाबेस, हॉट और नॉट, कौन सी लड़की हॉट है कौन सी नहीं है. एंड नाउ इट्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड. सो इंटेंट क्या थी, हो क्या गया. सो यू डोंट नो. आप जिस प्रोडक्ट पे काम करो, यू डोंट नो कल को जाके वो प्रोडक्ट किस काम आ रही होगी. सो I enjoy the evolution in my career. I enjoy the fact, I accept it, first of all. ये change, the evolution, the change of tone. मैं बहुत सारी चीज़ें कहीं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी कही होंगी, for sure. I have been corrected so many times and I have changed my points of views. And that's the whole thing. It's not a radio. I do get to read your comments and I also correct my posture. जहाँ मुझे लगता है कि मेरा एंगल गलत था, या मेरी अप्रोच गलत थी, या मेरा मिस जेंडर कर रहा था किसी चीज़ को, या मैं उस चीज़ को नहीं समझ आ रहा. मदरहुड को मैं कितना ही समझ सकता हूँ, राइट. So yes, it has been a learning for me as well in a lot of ways, and I'm glad for this journey. And even though, I mean, there's no capitalistic gain from this, but हर करेंसी, देखें एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, करेंसी सिर्फ वही नहीं होती जो कि आपके बैंक अकाउंट में. सोशल करेंसी भी एक चीज़ होती है. आपकी अपनी वैल्यू भी एक चीज़ होती है. ज़रूरी आपकी जेब में भले ना हो, लेकिन अगर आपकी सोशल वैल्यू अच्छी है तो यू कैन स्टिल डू समथिंग गुड आउट ऑफ इट. सो दिस चैनल इज़ मोर ऑफ, बिकॉज इट्स वेरी इंटीमेट, इट्स वेरी प्राइवेट, एंड इसकी एक अपनी कल्ट ऑडियंस है. सो आई you can ask some of my closest friends, Karan, Shireen, a few other people. Every week, there's one more lady. Every week, I'm telling them, मैं बस बंद कर रहा हूँ. I don't want to do this. I don't want my life to be about. I'm not a, कौन सी Aunt Agony, or this is not how I want my life to be. I'm an entertainer. I want to do those things. ये क्या मैं पढ़ गया हूँ, किसी की बदबू आ रही है, मैं क्या करूं भाई. बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, फिर ज़ाहिर है वो भी मुझे समझाते हैं, बट देन आई ऑल्सो सेल्फ टॉक भी करता हूँ. एंड देन वंस द डस्ट सेटल्स, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसका शायद कैपिटलिस्टिक वेंचर उतना प्रोलिफिक ना हो, इसका आउटकम उतना ना हो, बट द सोशल करेंसी इट गेट्स मी, इट्स क्रेजी. वेयरएवर आई गो, पीपल टॉक अबाउट दिस चैनल, राइट. एंड it touches so many lives, जैसे कि आपने बोला. एंड आई एम ऑल अबाउट, वो यार, वो एक आई डोंट नो कार्टून था या क्या था, वे यू कीप टैपिंग और उसमें लाइट जल रही होती है, राइट. कुछ म्यूजिकल नोट्स भी होते हैं, आप टैप करें तो लैम्प की तरह जलते जा रहे हैं. सो आई थिंक इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी खुद पता होंगी, बट बिकॉज I talked about it, so it reaffirmed what you already believed in. So confirmation bias वाली चीज़ है.
I'm probably not telling you anything out of this world. It's already in your head that you already know about. But आप में वो शायद वो confidence ना हो उस वक्त कि यार पता नहीं ये सोच सही है कि नहीं है. And then when I confirmed it, when your thoughts and my thoughts match, you're like हाँ मैं भी ये समझता था. So confirmation हो जाती है. So yeah, I'm just the whole idea of this channel is to make people's lives easier, better, and more accommodating, and more self-respecting, and respecting others as well. That's the whole idea, man. Baki, whatever happens to this channel, it's fine. Yeah, this is something I'm leaving behind. That will be my legacy. People will keep coming back to this channel. There will be countless episodes, countless topics to come back to, even when I'm long gone. So yeah, this would be my work. वो कहते ना you leave something behind. So this would be that. Khair, I'm glad you applied and like things worked out for you. और मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई चांस लेके कर लो ना ही होगी ना तो ना तो वैसे भी है. चांस ले लो, हाँ हो गई तो और अच्छा हो जाएगा. तो आपने वही किया. कल भी वो जिस ईमेल पे मैं कह रहा था कि भाई खुद से क्यों सोच लिया कि ना होगी, वो जो लड़का लड़की वाला था, तो खुद से ना सोचें, करके देख लें, क्योंकि आपको फिर आगे जाके रिग्रेट नहीं होगा. आपने चांस पे डांस किया, स्कॉलरशिप मिली, अमेरिका में पढ़ रहे हो. दूसरी चीज़ यार इम्पॉर्टेंट, आप भी से ज़ाहिर है इतने सारे बाहर जाना चाह रहे हैं या जाने के रास्ते में हैं, जैसे वो भाई फरवरी में जा रहे हैं पर्थ. यू नीड टू लुक इन टू दीज ऑक्यूपेशन. देखिए हमारे जहन में ना ज़्यादा से ज़्यादा यही आता है, ऊबर ईट्स, ऊबर चला लेंगे वगैरह वगैरह. बट लाइक ट्राई टू लुक इन टू कि स्टूडेंट्स वहाँ और क्या क्या जॉब्स करते हैं, कौन सी लुक्रेटिव जॉब्स हैं. लैंडस्केपिंग हो गई, और जैसे आपने डॉग सेटिंग का, सब ठीक है. केयर बन गए आप किसी यू नो एजेड इंसान के, वगैरह वगैरह. तो इस तरह की चीज़ों पे भी थोड़ी रिसर्च करें कि आप कौन सा वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मली अपना देसी जो है वो तो इधर ही कर रहा होगा ना. तो नॉन मतलब दूसरे वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे यू कैन गेट लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग एंड देन यू कैन रियली एक्सेल. अब आपने कहा कि आप एक अफ्लुएंट नेबरहुड में आपका वर्ड ऑफ माउथ से एक अच्छा वो बन गया है. अगेन प्रेजेंटेशन, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी हैं, हाउ मच यू रिस्पेक्ट. गोरे बड़े रिस्पेक्ट करते हैं उनको पीपल हु रिस्पेक्ट देमसेल्व्स. सो इफ़ यू आर फर्म, नॉट टू फ्लेक्सिबल, तो एक्सप्लॉइट ना हो, बट यू हैव टू बी फर्म एंड प्रोफेशनल. टाइम पे आए, ड्रेसअप शार्प. चाहे आप प्लमर ही हो, प्लमर सूट में आता है बाहर, वो फिर चेंज करता है मगर प्रेजेंटेबल आता है. ये नहीं गंदा ग्रीस लगी हुई है ऐसी घुस गया घर के अंदर, बदबू मार रहा है गुटका. यार कल मैंने यहाँ देखा इंटरनेट का जहाँ इंटरनेट की वो लगी हुई है, गोगलू तो मैं फ़ोटो भेजूंगा, पान की पीक मार गया. नई जगह यार, सब नया नया पेंट हुआ हुआ है, पान की पीक मार के गया हुआ है कोई. व्हाई द फक वुड यू डू दैट मैन. अब मैं इसमें से किसी लेबर को दोबारा नहीं बुलाऊंगा. किया एक ने, मगर अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन गुटके वाला था जो यहाँ काम कर रहे थे वगैरह वगैरह. अब मैं ये पूरी लाइन ही कैंसिल कर दूंगा. अब ये वाले चाहिए ही नहीं मुझे, नो मैटर काम में कितना अच्छा हो. में इतनी इज्जत नहीं है जहाँ से तुम 4 रोटी कमा रहे हो वहीं थूक के जा रहे हो. टॉयलेट है वहाँ जाके कर लो, वॉश बेसन है, पानी रनिंग है, दीवार पे यार पेंट हुआ हुआ है, अब फिर पेंट कराऊँ मैं. सो यार ये हरकतें ना करें, अनलर्न करें. एंड आपने चांस पर डांस किया एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर यू, एंड from this point on your life will be completely different forever and ever. And if you keep up at what you believe in, and if you keep up at working hard, डिफ्लेक्ट नहीं होना ज़िंदगी में भाई. और ये टेम्पटेशंस बहुत आएंगी, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना. पहले अपने आप को संवारो, फिर किसी की ज़िंदगी संवारने का सोचना. पहले अपने आप को सीधा कर ले, कोई जल्दी नहीं है. यू नो बी लाइक अ वाइन. और yeah, Baki, I really appreciate all the kind words you said, and I'm glad that I was of some use. और मेरी भी ख्वाहिश ही होती है भाई, अगर किसी की मेरे सिर्फ ब्लैबिंग से, अटरिंग से, if somebody gets to shape up their lives forever ever and ever. So this is also a form of sadqa jariya. ये आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा. Whatever the good fruits you keep reaping out of your hard work, you know, reward तो रहेगा. But it is not a reward seeking journey. This is only out of the goodness of my heart, so that people can mend their ways in lives and live a decent fulfilling life. So yeah, kudos to you and much respect. और काफ़ी दुआएं. Thank you so much guys. It was a fun episode.
आई होप वो जो खातून जिनको फ़न पिछले एपिसोड में नहीं मिला, आपको आज मिल गया होगा चटपटा मसाला आपको। एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद मोर क्वेश्चंस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।